नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो उत्तर प्रदेश की सरकार के बारे में आज चर्चा, और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो है वो मुश्किल में है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोरोना काल में लगातार ये सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। पहली बात तो ये कि गंगा में या दूसरी नदियों में तैरती हुई लाशों की बात हो, या रेत के इन नदियों के किनारे रेत में दफनाए गए शवों की बात हो। उसके अलावा आप देखिए कि कई ऐसे मौके आए पिछले साल भी, जब कोरोना काल में पूरा का पूरा देश एक संपूर्ण लॉकडाउन से गुजर रहा था, तब भी जब प्रवासी मजदूर वापस लौट रहे थे, और आप याद कीजिए वो मंजर, वो आलम, वो दृश्य, जब कई मजदूरों को बैठाकर उनके ऊपर कीटनाशक के छिड़काव का मामला हो, और भी बहुत सारी बातें हैं जिसमें कहीं ना कहीं इस काल में, कोरोना से ही शुरुआत कर रहा हूं, कोरोना काल में खासकर योगी सरकार जो है वो घिरती रही है, और इस बार भी घिर रही है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि आप देखेंगे खासकर जो दिल्ली एनसीआर के जो मजदूर तबके के लोग हैं जो वापस लौटते हैं, और खासकर इस बार तो उन लोगों को जाने में सहूलियत हो गई और धीरे धीरे लोग लौट गए, लेकिन पिछली बार एक अलग तरह की स्थिति थी, और उसमें उन लोगों के ऊपर जिस प्रकार की ज्यादतियां हुई उसको लेकर के वो जो तस्वीरें आई वो उत्तर प्रदेश से, उन तस्वीरों के कारण भी, और उसके बाद भी बहुत सारी बातें आई थी सामने। लेकिन उसके अलावा आप याद कीजिए कि कुछ ऐसे मामले भी हैं, जैसे उन्नाव का मामला हो, हाथरस का मामला हो, लव जिहाद और एंटी रोमियो स्क्वाड का मामला हो। ऐसे कई मामले, ऐसे कई मौके आए हैं जहां योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है वो कहीं ना कहीं घिरी हुई नजर आई है। और इस वक्त जब विधानसभा चुनाव बिल्कुल सिर पर है, 6 से 8 महीने में आप ये मानकर चलिए कि चुनाव की घोषणा हो जाएगी, और उसके अगले 2 महीने में चुनाव संपन्न करा दिया जाएगा, अगर आज की स्थिति जैसी है उस स्थिति में भी देखा जाए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस प्रकार पिछले दिनों एक प्रोग्राम हम लोगों ने किया भी था, संघ और भाजपा के बीच जो मीटिंग हुई थी, और उत्तर प्रदेश को लेकर के कहा जा रहा था कि उस मीटिंग में ज्यादा बातें हुई हैं, और कैसे उत्तर प्रदेश की सरकार को दोबारा सत्ता में लाया जाए, यानी कि योगी आदित्यनाथ की सरकार कैसे लौटे, इस पर पूरी की पूरी चर्चा हुई थी। तो एक तरफ सियासी जमीन को मजबूत करने की कवायद चल रही है, तो दूसरी तरफ खबर यह भी आ रही है कि कैबिनेट में भी हो सकता है कि फेरबदल हो। तो बहुत सारी बातें, बहुत सारी खबरें, और इन खबरों के बीच ये सवाल भी है कि क्या योगी सरकार के ऊपर लटक रही है तलवार? क्या योगी सरकार पर लटकी हुई है तलवार? इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं तलवार से मतलब यही है कि ये सरकार जो है वो घिरी हुई नजर आ रही है, और तब जबकि सामने चुनाव है। बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवाल। इन सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ इस वक्त 2 हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। इन दोनों से परिचय करवाऊं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर सीधे लखनऊ से जुड़े हुए हैं, रतिभान त्रिपाठी। रतिभान जी, आपका स्वागत करता हूं। और स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन एडिटर जो ग्रेटर नोएडा से रोज लगभग जुड़ते हैं हमारे साथ, अमलेंदु उपाध्याय। अमलेंदु जी, आपका भी स्वागत करता हूं। और थोड़ी देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे कार्यकारी संपादक जयशंकर गुप्त। अभी वो नहीं जुड़े हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे, तो उनका भी स्वागत इस कार्यक्रम में हम करेंगे। तो रतिभान जी, सीधे सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। और इस वक्त जब हम ये कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, तब ये खबर मिल रही है कि योगी आदित्यनाथ जो सीएम हैं यूपी के, उनकी और राज्यपाल यूपी के आनंदीबेन पटेल, दोनों के बीच मुलाकात चल रही है। ये मुलाकात कैसी है, क्या है, ये जरा समझना चाहूंगा आपसे। आप लखनऊ में हैं, इसलिए भी ज्यादा जो खबर आपसे मिलेगी, जो बातें आपसे आएंगी, वो फर्स्ट हैंड बातें होंगी। और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि शायद कैबिनेट में फेरबदल की कवायद भी चल रही है। क्या ये, इसमें कितनी सच्चाई है? और दूसरी बात, इसके साथ साथ एक सवाल ये भी कि इस वक्त कोरोना काल में जैसा कहा जा रहा है कि इंटरनल सर्वे में, एक तरफ जैसे इंटरनल नहीं, वो तो एक्सटर्नल सर्वे, बाहर की खबरें आई कि मोदी जी की छवि और मोदी जी की लोकप्रियता में भारी गिरावट आई है, उसी तरह कहा यह भी जा रहा है कि योगी जी की छवि में भी काफी, उनकी लोकप्रियता में काफी गिरावट आई है। ओवरऑल क्या कहेंगे, उत्तर प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है? लेकिन इस वक्त जो मीटिंग चल रही है, राज्यपाल और सीएम की मीटिंग, उसमें क्या कुछ निकल कर आने वाला है, ये जानना चाहूंगा। राजीव जी, प्रथमतः मैं ये बता दूं कि अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल के बीच मुलाकात अब हो रही है। इस मुलाकात को सामान्य शिष्टाचार मुलाकात बताया गया है, लेकिन इस बात के कयास भी लगाए जा रहे हैं कि शायद योगी जी कब के मंत्रिमंडल के विस्तार पर भी चर्चा हो, जैसा कि पिछले दिनों से इस बात की हल्ला मचता रहा है।
ऐसा होने जा रहा है। अब अभी बहुत बातें छन कर नहीं आई हैं, मुलाकात में क्या बातें होंगी, शिष्टाचार के अलावा कुछ और मुद्दे भी शामिल होंगे। हालांकि सामान्यतया योगी जी हर महीने में 2 बार मुख्यमंत्री राज्यपाल जी से मिला करते हैं, और एक मीडिया से ये भी खबरें आई कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी बीच में दौरा रोक कर आई है। ऐसा नहीं है। मेरी जानकारी के मुताबिक उन्हें 29 तारीख यानी 29 मई को और 1 जून को एक कार्यक्रम में शामिल होना है। वो दौरा यथावत है। उनकी ये यात्रा पहले से इसी दिन के लिए लखनऊ की थी, ये पहले से तय था। ये मीडिया का एक धड़ा, एक तबका ऐसा है जो इस तरह की अफवाहबाजी में बहुत ज्यादा विश्वास रख रहा है और ऐसा कर रहा है। वो क्यों कर रहा है, वो उसकी सफाई हो जाने। मैं इस बात बात की तस्दीक करता हूं कि जिस दिन मीडिया में खासतौर से टीवी चैनलों में ये बात चल रही थी कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रधानमंत्री जी से मिल रहे हैं, उस वक्त उसी समय जिस समय ये टीवी चैनलों में चल रहा था, उसी समय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अपने घर में बैठे हुए थे, लखनऊ के आवास में थे, और वहां से पूछा जा रहा था कि उसी चैनल, जिस चैनल में ये बात चल रही थी, उसी चैनल के लोगों ने पूछा कि क्या डिप्टी सीएम साहब मिल रहे हैं, तो वहां से जवाब दिया गया कि जब आप चला ही रहे हैं तो इस पर आप फिर पूछने का सवाल क्या होता है। तो जो चैनलों में चल रहा है, जो कहा सुना जा रहा है, बहुत जरूरी नहीं कि वो सच हो, पर ये बात सही है कि मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर जरूर काफी दिनों से बात चल रही है। ये बात कोरोना के पहले से भी शुरू हुई थी। कोरोना के एक सवा साल से तो बिल्कुल नहीं, लेकिन अभी ने पहले जब 3 महीने पहले जब गुजरात कैडर के एक सीनियर IAS अफसर अरविंद कुमार शर्मा इस्तीफा देकर वहां से उत्तर प्रदेश आए, उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं, वो यहाँ आए तो उन्हें आते ही MLC बना दिया गया। इसके बाद से ही अफवाहों का बाजार बहुत तेज हो गया कि अरविंद कुमार शर्मा डिप्टी सीएम बनेंगे, किसी ने कहा बहुत प्रभावशाली मंत्री बनेंगे, किसी ने कहा बहुत महत्वपूर्ण पद संभालेंगे, तरह तरह की बातें होती रही। और उनके बनने के बाद ही पहली खेप में ये कहा गया कि नहीं, अब अरविंद कुमार शर्मा दिनेश शर्मा की जगह लेंगे, तो जो डिप्टी सीएम है और ये डिप्टी सीएम हो जाएंगे, और इस तरह से कार्यक्रम संचालित होगा, सरकार चलेगी। लेकिन वो बातें हवाई साबित हुई, और उन दिनों देशबंधु में मैंने लिखा भी था कि ये JP नड्डा की यात्रा सर्बानंद शर्मा के लिए नहीं है, वो सच साबित हुई। तो कुल मिलाकर के अभी भी जो बात है वो बहुत कुछ सॉलिड नहीं है, बहुत सारी बातें हवाई ही लग रही हैं। लेकिन ये कहा जा सकता है कि योगी मंत्रिमंडल में कम से कम 6 सीटें अभी खाली हैं, और चुनाव के वक्त विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को, विभिन्न क्षेत्रों के विधायकों को संतुष्ट करने के नजरिए से, जाति संतुलन बनाने के नजरिए से, क्षेत्रीय संतुलन बनाने के नजरिए से ये किया जा सकता है। एक बात और आई थी कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश का भाजपा का अध्यक्ष बनाया जा रहा है, और उनकी जगह डिप्टी सीएम किसी और को बनाया जाएगा। तो ये बात भी मुझे चुटकुलेबाजी जैसी लगती है कि अभी तक ऐसी कोई बात सॉलिड बात नहीं आई, सामने आई है। अब राजनीति में तो ये भी है कि सियासत की अपनी अलग ही जुबान है, लिखा जो हो इकरार इनकार करना। तो ये भी संभव है कि राजनीति में कुछ भी हो जाता है, संभव को संभव होता है, संभव को असंभव होता है, तो ये हो सकता है। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार की संभावनाओं पर विचार बात बहुत तेजी से फैली हुई है। सरकारी तौर पर या सरकारी सूत्रों ने अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं दी कि मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा है। राजभवन के भी मेरे सूत्रों ने अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं दी है कि वहां कोई कुर्सियों का इंतजाम हो रहा है, वहां कोई आदेश जारी कर एक्सटेंशन कट रहे हैं कि जाएगा कि मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला। जबकि आमतौर पर ऐसा होता है जब मंत्रिमंडल विस्तार होता है और उससे पहले मुख्यमंत्री मिला करते हैं, तो उससे पहले राजभवन में सारी तैयारियां हो चुकी होती हैं कि किन किन लोगों को निमंत्रण जाना है, प्रेस को बुलाना है कि नहीं बुलाना है, प्रेस को नहीं बुलाना तो किन किन लोगों को इस बात का न्योता दिया जाना। तो अभी तक ऐसी कोई प्रारंभिक रूप से तैयारी नहीं है। मुलाकात के बाद रातों रात कोई चीज तय हो जाए ये अलग बात है, लेकिन फिलहाल तक अभी राजभवन में ऐसी कोई हलचल, ऐसी कोई खलबली नहीं है। राज्यपाल से मुख्यमंत्री जी की मुलाकात जरूर हो रही है और वो सामान्य शिष्टाचार भेंट बताई जा रही है, जैसा कि मुख्यमंत्री जी हर महीने राज्यपाल जी से मिला करते हैं। तो ये क्रम है। और जहां अभी कोरोना की बात है, योगी सरकार, देखिए जब सरकारें रहती हैं तो उनके लिए जो विपक्षी दल होते हैं या अगर सरकार खराब काम कर रही होती है तो उनकी एंटी इनकम्बेंसी होती ही है।
वो योगी सरकार के साथ भी लग रही होगी, लेकिन अभी तक जिस तरह से योगी सरकार ने काम किया है उनमें कुछ चीजें पक्ष में भी हैं, कुछ विपक्ष में भी हैं। मौतें हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। दवाओं का तो अभाव नहीं कह सकते, अस्पतालों में बेड्स का अभाव था और ऑक्सीजन की कमी से भी कुछ मौतें हुई हैं। ये सारे सवाल हैं। इन सवालों को का जवाब अभी महीने 2 महीने में मिलना भी बाकी है, इसलिए कि राजनीति की बातें बहुत जितनी तेजी से अफवाहें फैलती हैं, जितनी तेजी से बातें फैलती हैं, उतनी तेजी से सिमटती भी हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि अभी ये कहना योगी सरकार को कोई खतरा है, कोई अभी बहुत बड़ी उनके एंटी इनकम्बेंसी लागू होती है, फिलहाल इस पर टिप्पणी बहुत समीचीन नहीं होगी। लेकिन ये स्वाभाविक है कि लोग मरे हैं कोरोना से, तो लोगों में नाराजगी तो जरूर है। इसको इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, इस बात से सरकार में बैठे लोग भी इनकार नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। और आऊंगा आपके पास रतिभान जी और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अमलेंदु जी, सीधे आपके पास आना चाहूंगा। जिस बात पे 2 बातें यहाँ इंपॉर्टेंट बातें आ रही हैं। पहली कि कैबिनेट में अभी भी 6 लोगों की जगह है, 6 मंत्रियों के लिए जगह है, जैसा रतिभान जी बता रहे हैं कि कैबिनेट में भी जगह है। हो सकता है कि कैबिनेट विस्तार, और इस वक्त जबकि आने वाले समय में 8 महीने ज्यादा से ज्यादा वक्त है कि 8 महीने में चुनाव संपन्न कराए जाने की पूरी जो प्रक्रिया होती है वो हो जाएगी। और ऐसे में अलग अलग जातिगत समीकरणों को साधना, सियासी जमीन को, जैसा मैं शुरुआत में भी कह रहा था, उसको मजबूत करने की कवायद, और इन सब के बीच अगर कैबिनेट के विस्तार की खबर आ रही है तो उसमें कहीं सच्चाई हो सकती है। और जैसा इस वक्त मीटिंग अभी चल रही है खासकर सीएम और राज्यपाल के बीच, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच लखनऊ में मीटिंग चल रही है। मीटिंग के बाद क्या कुछ निकल के आती है ये हम आप तक इस प्रोग्राम के आखिर तक अगर वो मीटिंग की बातें सामने आती हैं तो जरूर आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों। लेकिन अमलेंदु जी, आपके पास जो सवाल लेके मैं आना चाह रहा हूं कि एक तरफ कैबिनेट विस्तार और दूसरी तरफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, और खासकर पिछले 2 साल में कोई भी सरकार रहे, ये बीजेपी की सरकार हो या किसी विपक्षी दल की सरकार भी रहे, कांग्रेस की सरकार भी हो, और जो परिस्थितियां इस वक्त निर्मित हुई हैं इस देश में, हर जगह की सरकार, हर राज्य की सरकार हिल गई। और ऐसे में उत्तर प्रदेश में खास करके आने वाले समय में 8 महीने में चुनाव, तो ज्यादा हिली हुई सरकार जरूर लगेगी यहां पे उत्तर प्रदेश की सरकार, क्योंकि बहुत कुछ संभालना है, बहुत कुछ जो है ऑलरेडी जहां गड्ढा हो चुका है उस गड्ढे को भरना है। और इसके साथ साथ किसानों का आंदोलन भी चल रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान काफी ज्यादा मजबूती के साथ खड़े हैं और इस सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। इन 3 चीजों को लेकर के, पहली बात कोरोना, दूसरी बात किसानों का आंदोलन, तीसरी बात कैबिनेट में जो जातिगत समीकरण को फिट करना, और इसके साथ साथ लाशें तैरती हुई जो खबरों में आई वो, उसके अलावा रेत के मतलब नदियों के किनारे रेत में दफनाई गए जो शव हैं, लाशें हैं, उनकी बात। इन सब को देखते हुए क्या कहेंगे योगी सरकार? मैं और कुछ बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी नीतियां क्या किए क्या नहीं उसकी बात नहीं कर रहा। आज की वास्तविक स्थिति क्या दिखाई देती है आपको योगी सरकार की? देखिए, आज की जो स्थिति है उसके लिहाज से योगी सरकार एकदम बैकफुट पे है, और एकदम बैकफुट पे क्या मतलब बहुत पीछे है कुल मिलाकर के। जनता में छवि अच्छी नहीं है कुल मिलाकर के। और ये सिर्फ योगी सरकार का ही मसला नहीं है, ये केंद्र सरकार का भी मसला है। वो उसकी भी छवि है वो कुल मिलाकर के जनता में बहुत ज्यादा खराब हुई है। दोनों सरकारें जो हैं वो इस आपदा से निपटने में बुरी तरीके से फेल हुई है। कुल मिलाकर के जिस तरीके से आपदा में अवसर ढूंढती रही सरकारें और आपदा में उत्सव करती रही, वो चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, उससे जनता के अंदर एक खराब मैसेज जो निश्चित तौर पर गया है। और इस बात को स्वयं भारतीय जनता पार्टी के कई मंत्री जो हैं वो उठा चुके हैं, कई सांसद उठा चुके हैं। सांसद कौशल किशोर ने बाकायदा आवाज उठाई, केंद्रीय मंत्री हैं संतोष गंगवार जी, उन्होंने बाकायदा चिट्ठी लिखी, राज्य सरकार में ही मंत्री हैं ब्रजेश पाठक, उन्होंने बाकायदा चिट्ठी लिखी। तो ये जो सरकार के अंदर की चीजें हैं वो अब सरकार के अंदर की चीजें में रह नहीं कुल मिलाकर के। हालांकि ये देखना चाहिए कि किसी भी सरकार की जो है वो एक कलेक्टिव जिम्मेदारी होती है, एक सामूहिक जिम्मेदारी होती है। सरकार की अकेले मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी नहीं होती है। लेकिन पिछले 7 सालों में जिस तरीके से मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्री को, खासतौर से प्रधानमंत्री को जो है वो संपूर्ण सत्ता का पर्याय बना दिया गया है, तो उसके हिसाब से फिर अब ये जिम्मेदारियां भी जो सीधे सीधे वो जो सत्ता के प्रमुख है उनके सिर पे मर ही जाने लगी हैं, वो चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो।
तो इसलिए जो है वो सब बुराइयां मिलाकर के कुल मिलाकर के वो मुख्यमंत्री के सिर पर मरी जाने लगी है कुल मिला के। जहां तक सवाल ये है कि मीडिया जो है वो किस तरह क्यों जो है इस समय योगी जी के पीछे एकदम से पड़ा हुआ है, अगर ये सवाल अगर उठाया गया है तो देखिए इसको इस चीज को समझने की आवश्यकता है कि अब मीडिया जो है, जो मीडिया मोदी जी की चरण वंदना करता है, वो जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने तब से उनके खिलाफ लगातार बोलता रहता है किसी मसले को, मतलब कोई जाने नहीं देता है कि कोई जरा सी भी चूक हो जाए और उसको हो। तो उसका कारण जो है मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी की जो अंदरूनी राजनीति है और खासतौर से केंद्र से सब कुछ संचालित होने का मसला है, उसके पीछे भी इसके बहुत से रहस्य छुपे हो सकते हैं कि वरना इस मीडिया की इतनी हिम्मत नहीं है कि ये किसी मतलब भाजपा के किसी भी मुख्यमंत्री के खिलाफ इस तरीके से अभियान मिलाकर के चलाए। किसी और राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ आपने देखा है क्या किसी को चलाते हुए, किसी मीडिया वाले को इस तरीके से? तो कुल मिला के जो मुझे स्थिति लगती है ये ऊपर से ही कुछ ना कुछ जो है संदेश होता होगा निश्चित तौर पे कि इशारे कुछ होते होंगे, इशारे नहीं भी होते होंगे तो क्योंकि हमारा जो मीडिया है वो बहुत स्वामी भक्त है, वो सब जानता है कि उसका मालिक जो है वो क्या इशारा कर रहा है वो स्वयं समझ लेता होगा, स्वयं अंदाज लगा लेता होगा, तो वो सब चीजें चालू हो जाती होंगी कुल मिला करके। तो जैसा कि अभी तिवारी ने बताया भी कि एक डिप्टी सीएम को जो है वो अपने घर में बैठे हुए थे और मीडिया चला रहा था कि वो प्रधानमंत्री से मिलने वाले हैं और संवाददाता ने कहा आप चला ही रहे थे क्या बताया जाए। तो ये सारी चीजें जो है कुल मिलाकर के ये मुझे लगता है कि अंदरूनी झगड़ा जो है और कुल मिलाकर के छवि निर्माण का मसला है। अंदरूनी झगड़े से भी ज्यादा जो है छवि किसकी जो है ज्यादा चमकती हुई रहे, कुल मिला के ये झगड़ा जो है ये भी कहीं ना कहीं सतह पर आ रहा है। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि इस समय जो है भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ को हटाने की कोई गलती करना चाहेगी जैसे कि उसने उत्तराखंड में की है। उत्तराखंड का मसला दूसरा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर मसला मुझे लगता है दूसरा आएगा। उत्तर प्रदेश के अंदर विफलताओं की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ की है तो उन विफलताओं की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की भी है। जिस आधार पर आप योगी आदित्यनाथ को विफल जिम्मेदार ठहराएंगे उन्हीं आधारों पर नरेंद्र मोदी भी विफल साबित हुए हैं कुल मिलाकर के। सारे आधार जो है वो एक ही है, कोई अलग अलग नहीं है। तो इसलिए सामूहिक जिम्मेदारी विफलताओं की योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी दोनों की है, किसी एक की जो है आप जिम्मेदार ठहरा के उसको हटाने की बातें नहीं कर सकते कुल मिला के। जहां तक ये है कि रूटीन मुलाकात है कि नहीं, तो हो सकता है रूटीन मुलाकात भी हो, लेकिन जिस समय मुलाकात हो रही है उस समय सवाल जो है वो जरूर उठ रहे हैं। अब ये है कि जो चुनाव से पहले अगर 6 पद खाली हैं मंत्रियों के तो ये भरे जाने अच्छी बात है, भरे जाए, हो सकता है ये पहले भी भरे जा सकते थे, आखिर अब तक ये खाली क्यों थे? ये सवाल भी उठना चाहिए कि ये अब तक खाली क्यों थे, और जो अगर समीकरण बनाने और बिगाड़ने की बातें हैं तो समीकरण पहले भी बनने चाहिए थे कुल मिलाकर के। तो ये अब हालांकि मंत्रिमंडल का विस्तार और मंत्रिमंडल में शामिल करना, मंत्रिमंडल में निकालना, ये कुल मिला के मुख्यमंत्री का अपना विशेषाधिकार है उसको, लेकिन आजकल विशेषाधिकार जो है वो पार्टी हाईकमान की तरफ से आदेश होते हैं। मुख्यमंत्री जो है खासतौर से भाजपा की जो सरकारें हैं बहुत उनके सीमित अधिकार होते हैं कुल मिलाकर के। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चीफ सेक्रेटरी को बनाने बिगाड़ने को लेकर के भी लॉबिंग सब चल रही है सब मिलाकर के, वो सारी चीजें भी जो है मीडिया के जरिए ही सब अखबारों में सब आती रहती है, तो वो सब मालूम पड़ता रहता है कि कहीं ना कहीं जो है कुछ गड़बड़ तो है, मतलब इतना सहज नहीं है जितना सहज ऊपर से दिखने की चीजें हो रही हैं। तो ये सारी कुल मिला की स्थिति है। और जहां तक ये सवाल है कि भाई लाशें तैरी उन लाशों की क्या, तो देखिए निश्चित तौर पे ये स्पष्ट रूप से सरकार की बद इंतजामी, और सरकार की बद इंतजामी से ज्यादा जो है सरकार का अक्खड़पन और सरकार की ये कहिए कि समस्याओं से मुंह फेरने की आदत और उसके ऊपर भी जो है रंगदारी दिखाने की आदत, ये जो है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत बनने वाली है। और ये सारी चीजें कुल मिलाकर के जो है स्थितियां इसी वजह से खराब हुई। अगर आपने लोगों के ऊपर रोक नहीं लगाई होती कि लोग जो मदद मांग रहे हैं कि वो कैसी मदद मांग रहे हैं क्या है, तो सरकार के पास भी एक सही डाटा होता कि किन किन चीजों की कमी हो रही है और कहां पे उसको जो चीजें ठीक करनी है। क्योंकि आपने टीम 9 और टीम 11 तो बना दिया, ठीक है, वो टीम 9 और टीम 11 बना दिया, लेकिन वो टीम 9 और टीम 11 ही जनता से उसका कितना संपर्क होता है? भाई जब जिले का कलेक्टर जो है उसका जनता से संपर्क नहीं होता है, तो इतने सीनियर अफसर जो हैं जो टीम 9 और टीम 11 के सदस्य हो उनका जनता से कितना संपर्क होगा? उनको जमीन की कितनी जानकारी हुई? जाहिर सी बात है कि उनको जमीन की जानकारी होगी ही नहीं। तो वो मुख्यमंत्री की अगर आखिर टीम 9 और टीम 11 हो जाएंगी तो जाहिर सी बात है कि सरकार का भट्टा बैठना तय है। जिम्मेदारी जो है वो सरकार की होनी चाहिए, और सरकार के जो मंत्री हैं उनकी होनी चाहिए, विधायकों की होनी चाहिए कुल मिलाकर के। अब आप देखिए कई विधायकों के जो है वो वायरल हुए, विधायक कह रहे हैं कि हम कुछ बोलेंगे तो हम पे राजद्रोह का मुकदमा कायम हो जाएगा। एक भाजपा की विधायक की पत्नी जो है उनको अस्पताल में भाजपा ने भगा दिया और जगह नहीं मिली। तो ये सब मिलाकर के जो स्थितियां हैं ये सब अच्छी कुल मिला की स्थिति नहीं है। और कहीं ना कहीं असंतोष जो है मुझे लगता है वो विधायकों के अंदर है, और विधायकों के अंदर भी असंतोष जो है वो चाहे मुख्यमंत्री के प्रति हो, चाहे सरकार के प्रति हो, या जो सरकार की कार्यप्रणाली है उसके प्रति हो, लेकिन असंतोष तो सरकार के प्रति भी कहीं ना कहीं से परिलक्षित
होता ही है कुल मिलाकर के। अब इन चीजों को सही करने का समय है, समय से पहले भारतीय जनता पार्टी ठीक कर लेती है तो ठीक है, नहीं करती तो जाहिर सी बात है कि जनता जो है अपना हिसाब चुकता करना जानती है, डेमोक्रेसी है और वो अपना जनता स्वतंत्र है कुछ भी अपना निर्णय लेने के लिए, कि जनता के ऊपर निर्भर करता है कि वो 22 में किसको चुनती है किसको नहीं चुनती है। लेकिन मुझे अभी मतलब अब फिर कहूंगा, मुझे नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री किसी को भी हटाने की कुल मिलाकर के अभी कोई कोशिश जो है वो की जाएगी। ये मुझे लगता है आत्मघाती साबित होगा कुल मिला के। जो भी परिस्थितियां हैं उनमें टीम की कलेक्टिव जिम्मेदारी हो और उसको सरकार फेस करे कुल मिला के। जी हाँ जी बिल्कुल। सीधा कुछ सवाल, आप जो बातें रख रहे हैं उसमें से कई सवाल भी निकल रहे हैं, उन सवालों के साथ सीधे रतिभान जी आपके पास आना चाहूंगा। सबसे पहली बात यह कि पिछले कोरोना काल में भी जब थोड़ा सा स्थिति थोड़ी सी ठीक हुई तो आप याद कीजिए, आपने रिपोर्ट की थी कि वहां एक कवायद मंत्रिमंडल में फेरबदल की शुरू हो गई थी और फेरबदल में सामने क्या आता है कि उप मुख्यमंत्री को बदल दिया जाएगा। इस बार भी अभी थोड़ी सी स्थिति संभलती हुई दिखाई दे रही है। अभी भी कहा जा रहा है उप मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री हैं और हमेशा गाज उप मुख्यमंत्री के ऊपर गिरती है, हालांकि होता कुछ नहीं है। अभी भी जैसा आप बता रहे हैं रतिभान जी कि जब केशव प्रसाद मौर्य से पूछा गया तो वो अपने घर में आराम से बैठे हुए थे और उन्होंने कहा कि जो मीडिया में चल रहा है ये सही नहीं है। ओवरऑल मैं एक ये जानना चाहूंगा कि क्या ये ध्यान भटकाने के लिए ये पूरा का पूरा मीडिया मैनेजमेंट है कि चलने दीजिए, थोड़ी सी परिस्थितियां ऐसी हैं तो इस जगह पे इसको खत्म हटाने के लिए कई किसी के ऊपर गाज गिरा करके और उसको सुर्खियों में ला करके थोड़ा सा परिस्थितियों को ठीक किया जाए, जो सियासत में चलता है वो करने की स्थिति है। दूसरी बात कि आखिर क्या कारण है, एक तो ये, दूसरा सवाल कि आखिर क्या कारण है कि बार बार अगर शहीद करने की बारी आती है तो कभी दिनेश शर्मा की बात आती है तो कभी मौर्य जी की बात आती, केशव प्रसाद मौर्य की बात आती है, तीसरे किसी की बात नहीं आती। मतलब या तो इनकी कुर्सी जाएगी या उनकी कुर्सी जाएगी और वहां पर भी जातिगत समीकरण की बात आने लगती है। ये ओबीसी से हैं तो यहां किसी ओबीसी को बैठाएंगे, इनको उठा करके संगठन में लेके जाएंगे। ये तमाम चीजें कहां से आखिर, चूंकि आप मीडिया में मतलब वहां के जो लोकल मीडिया है उसमें खूब एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं इसलिए, और साथ साथ पॉलिटिशियंस के बीच में भी काफी अच्छी पकड़ है रतिभान जी आपकी, मैं जानता हूं, हमारे साथ इतने समय से, लंबे समय से जुड़े हुए हैं देशबंधु ग्रुप के साथ। तो तमाम चीजों को इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे जो दर्शक साथी जो जुड़े हुए हैं लगातार और सुन रहे हैं, वहां की वास्तविक स्थिति को समझना हम सब चाहते हैं, जानेंगे कि आखिर क्या है। और साथ में अभी सवाल जो कर रहा हूं उससे पहले परिचय करवा दूं, हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर जयशंकर गुप्त जी जुड़ गए हैं। जयशंकर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। हमारे साथ आज पूरे संपादकीय मंडल जो है वो जुड़ा हुआ है। देखिए रतिभान जी लखनऊ से जुड़े हुए हैं, ग्रेटर नोएडा से अमलेंदु जी जुड़े हुए हैं, दिल्ली से आप जुड़े हुए हैं, तो पूरा का पूरा संपादकीय मंडल है हमारा। और आज चर्चा हम कर रहे हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश में, और सवाल यही है कि योगी सरकार पर क्या लटकी हुई है तलवार। इसलिए ये चर्चा क्योंकि लगातार अब योगी सरकार सुर्खियों में है, चाहे कोरोना काल में जो भी बद इंतजामी कहें या कुछ और कहें, जो भी कहें उसके कारण, चाहे पिछले साल जो प्रवासी मजदूरों की बात, अगर जो साथी हमारे बाद में जुड़े हैं उनके लिए दोबारा मैं कह दे रहा हूं, खासकर उसमें जो कीटनाशकों का जो छिड़काव था प्रवासियों के ऊपर, वो अपने आप में अमानवीय कृत्य था और इसको लेकर के देश ही नहीं विदेशों में भी पूरी दुनिया भर में इसको लेकर के यूपी सरकार की खिंचाई हुई, बुराई हुई। तो ये बातें हैं और आती हैं और इनकी चर्चा होना लाजिमी है, इसलिए हम चर्चा करते हैं। रतिभान जी सीधे आपके पास आऊंगा। सवाल जो मैं कर रहा था आप समझ रहे होंगे कि एक तो बार बार जब शहीद करने की बारी आती है तो ये 2 जो उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं उन्हीं की बारी क्यों आती है, और क्या जबरदस्ती बनाए गए ये हैं। और दूसरी बात कि मैं केशव प्रसाद मौर्य बनाम योगी आदित्यनाथ की बात करूं कि अब इस बार जो बातें चल रही हैं कि केशव प्रसाद मौर्य को हटा दिया जाएगा, चर्चा चल रही है 2-3 दिनों से। केशव प्रसाद मौर्य को लेकर जाया जाएगा संगठन में, संगठन को मजबूत करेंगे, वहां पे उनकी जगह कोई आ जाएंगे। और जैसे अभी अरविंद जी का आप नाम भी ले रहे थे, अरविंद कुमार शर्मा का नाम AK शर्मा का नाम ले रहे थे, तो उनको हो सकता है बैठाया जाए। कोई ये कह रहा है कि दोनों डिप्टी सीएम को हटा दिया जाएगा। है क्या, चल क्या रहा है, और क्यों ये दोनों बार बार शहीद होने की लाइन में सबसे आगे खड़े दिखाई देते हैं?
राजीव जी, मुझे तो सबसे पहले ये बता दूं कि मुझे जो ये डिप्टी सीएम को हटाने की बात बार बार कही जाती है, ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया क्रिएटेड हिपोक्रेसी है। इसमें बहुत तथ्यात्मक बात नहीं रहती है। पिछले 3 सालों से लगातार ये होता रहा कि अभी ये डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा हट जाएंगे, तो फिर कभी कहेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हट जाएंगे, और ये दोनों 4 साल से अधिक समय हो गया, 4.25 साल हो गया, अभी तक नहीं हटे। और इस बात की जरा सा भी अभी तक गुंजाइश नहीं दिख रही है कि ये हटाए जाएंगे। रही बात मंत्रिमंडल विस्तार की, तो वो तो पहले मैं चर्चा कर ही चुका हूं कि मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, हो जाए, क्योंकि कुछ क्षेत्रीय और जातीय संतुलन के हिसाब से लोगों को साधने के लिए सारी सरकारें काम करती थी। पिछले 30 सालों के उत्तर प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य को अगर आप देखें, तो मंडल कमीशन के बाद से उत्तर प्रदेश में जातीय आधार का ही समीकरण बनाया जाता रहा है। ये क्षेत्रीय दलों की सरकारें जब से आई, मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी या फिर बाद में बहुजन समाज पार्टी, इन दोनों पार्टियों ने कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में घनघोर जातीय माहौल तैयार किया था। इसमें कोई दो राय नहीं। एक बहुजन का नाम लेकर के लोगों को गुमराह करता है, और एक समाजवाद का नाम लेकर लोग गुमराह करता है। दोनों अपनी जगह ये काम नहीं कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए था। न वो समाजवादी हैं और न वो बहुजनवादी हैं। इन दोनों की अगर आप संपत्तियों का, तो सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा ही चला है, कहने की बात ही नहीं है। वो ये अलग बात है, राजनीतिक कारणों से दोनों की फाइलें दबी हुई हैं, दोनों पर सरकारें कार्रवाई नहीं करती हैं। कोई भी सरकार आती है, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 4 सालों में आई, उसने इन पर कोई कार्रवाई नहीं की। फिर अभी अभी अखिलेश सरकार के जमाने का खनन घोटाला आया, तो इस पर भी जैसे योगी सरकार चुप लगा गई। यहाँ जेपी इंटरनेशनल सेंटर बनाने का घोटाला आया, गोमती रिवर फ्रंट बनाने का घोटाला आया, इन पर योगी सरकार चुप लगा गई। मुझे लगता है कि ये राजनीतिक मुद्दे मौके पर उखाड़े जाते हैं और सब और हमेशा गाड़े रखे जाते हैं। कुल ऐसी ही बात होगी। और योगी सरकार भी, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो भी राजनीति ही कर रही है। तो हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ के समर्थक, जिनको ये लगता है कि योगी आदित्यनाथ के लिए हो सकता है केशव प्रसाद मौर्य खतरा हो जाए, या हो सकता है कभी दिनेश शर्मा खतरा हो जाए, तो इसलिए उनको हिलाने डुलाने की बात करते रहते हैं। पर मुझे नहीं लगता कि ये कोई खतरा है और फिलहाल कोई रिफ्ट है। हाँ, रिफ्ट की बात जहां तक दोनों की बीच में है, तो अक्सर सुन जाता है कि भाई योगी केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, और उन्हें मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चा चली थी। बाद में अचानक केंद्र सरकार की ओर से या भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय टीम की ओर से सिन्हा जी भेज दिए गए, मनोज सिन्हा जी भेजे गए। ये अलग बात है कि रास्ते में ही उनका रथ अटक गया और अचानक योगी जी प्रकट हो गए। तो राजनीति में कौन कैसे कब कैसा बिहेव करेगा, कैसा व्यवहार करेगा, ये कहना इस समय कठिन है, खासतौर से इस दौर में जबकि कहीं कोई स्थिरता जैसी स्थिति नहीं है। स्थिर सरकारें तो खासतौर से अब से 5 साल पहले अस्थिर सरकारें बनती रही हैं, लेकिन पिछले 15 सालों से अगर आप देखें तो 5 साल तक सरकार रही मायावती जी की, वो 5 साल चली, फिर 5 साल तक अखिलेश यादव की सरकार चली, और 4 सालों से योगी जी की सरकार चली। पूर्ण बहुमत के साथ ये तीनों सरकारें आई हैं। तो अब अगली सरकार जो बनेगी वो भी पूर्ण बहुमत की होगी। किसकी होगी अभी ये कहा नहीं जा सकता है, लेकिन योगी सरकार, जो विपक्षी दल है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, उन्होंने अपनी जमीन इस रूप में तैयार अब तक नहीं की है कि वो पावर में आने की स्थिति में दिख रहे हों। ये अलग बात है कि एंटी इनकम्बेंसी कोई कारण बन जाए और किसी की मतदाताओं की नाराजगी कोई कारण बन जाए, पर इन पार्टियों ने अपनी ओर से ऐसी कोई तैयारी नहीं की हो। मायावती जी तो भारतीय जनता पार्टी की पिछले वो दिखती हैं, अखिलेश यादव डरे हुए सिपाही लगते हैं। कांग्रेस की जो उत्तर प्रदेश की प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा हैं, वो केवल दिल्ली से रिमोट पार्टी चला रही हैं। तो कभी कहते हैं कि शीला कौल का बंगला उनके लिए सफाई कराई जा रही है, वहां रहेंगी लखनऊ में। कभी कहती है आनंद भवन के पास इलाहाबाद में प्रयागराज में बंगला ढूंढा जा रहा है। तो ये बंगले ढूंढने की कवायद 1.25 साल से चल रही है उनकी। तो जब ऐसा माहौल विपक्षी दलों का, तो ऐसे में सवाल ये उठता, और योगी सरकार जहां तक है
मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के ये पहले मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। रिजल्ट चुनाव परिणाम क्या होगा, कैसा माहौल बनेगा, ये अभी 6 महीने बाद पता चलेगा। लेकिन ये पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने पूरे राज्य का पिछले 4 सालों में 3 बार पूरा दौरा किया। इससे पहले किसी मुख्यमंत्री ने इतना दौरा नहीं किया था। ये अलग बात है कि दौरों का क्या रिजल्ट निकलता है, इसका विश्लेषण अलग तरीके से किया सकता है कि विपक्षी कह सकते हैं उन्होंने किया क्या है दौरा करके, और सत्ता पक्ष के लोग ये कह सकते हैं कि नहीं उन्होंने बहुत कुछ किया है, पब्लिक से मिले हैं, उनके ग्रीवांसेज हैं उनको दूर करने की कोशिश की है। और अभी थोड़ी देर पहले अमरेंद्र जी कह रहे थे कि कोरोना काल में तमाम सवाल उठे हैं। सवाल बरेली से उठा, संतोष गंगवार ने उठाया है सवाल, मोहना के लखनऊ के जो बगल के सीट के संसद परिषद छोड़ रहे उन्होंने उठाया सवाल, एक आध 2 विधायकों ने उठाया। 5 विधायक तो भारतीय जनता पार्टी के थे, वो कोरोना से काल पहले हुए। एक मंत्री की भी अभी निधन हुआ। तो घटनाएं हुई हैं, लोगों की नाराजगी है, और विपक्षी दलों ने ऐसा कुछ किया हो जिससे वो सरकार के खिलाफ अपनी ओर से कोई इंटेलिजेंस तैयार करा सकें, इन सब की भूमिका तो बिल्कुल नहीं दिखी है। ये लोग दिल्ली के भाग से खींचा टूटे और मक्खन खाने को मिल जाए, इस भूमिका में नजर आ रहे हैं। पर मेरा जो विश्लेषण है, मेरी जो सोच है, मैं जिस नजरिए सोचता हूं, उसके लिए ये मायावती और अखिलेश एक दूसरे के लिए तो ऐसा सोच सकते हैं कि मायावती नहीं तो अखिलेश नहीं तो मायावती, पर योगी की सरकार या भारतीय जनता पार्टी ने इन दोनों पार्टियों को इस तरह का मौका नहीं दिया है कि वो दिल्ली के बाद टूटे मक्खन हम खाने के लिए। वो लगातार सरकार भी चला रहे हैं अपने तरीके से और तैयारी भी कर रहे हैं। ये ठीक है कि सरकार में इंडिपेंडेंसी को लेकर विवाद है, तमाम नाराजगी है, और केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा फैक्टर भी बन जाते हैं। पर विपक्ष की ओर से ऐसी कोई अब तक ऐसा कोई आक्रामक रुख नहीं अपनाया गया कि जिससे ये लगे कि ये विपक्षी दल सरकार बना सकता है, ये योगी जी की सरकार को अपनी से सरकार छीन सकता है अगले चुनाव में। मेरा ये मानना है। बिल्कुल रतिभान जी, फिर आऊंगा आपके पास में, लेकिन सीधे जयशंकर जी आपके पास आना चाहूंगा। बहुत सारी बातें रतिभान जी कह रहे हैं, लेकिन इसमें से एक बात जरूर निकल के आ रही है कि एक तरफ योगी आदित्यनाथ पिछले अगर देखें तो कई मामले में घिरते हुए नजर आए हैं, और ये बात हम सब बहुत आराम से अच्छी तरह से जानते हैं, देखते आए हैं। बहुत सारे मामले रहे हैं, हाथरस का मामला, उन्नाव का मामला, इस कोरोना काल में उनके ही मंत्रियों का मामला, बाकी तमाम मामले कई ऐसे आए, चाहे अब शवों का मामला है, गंगा में तैरती लाशें का मामला है, ये तमाम मामले आए, और किसानों का मामला भी है, किसान आंदोलन भी इस वक्त बिल्कुल परवान पे है। उसके बाद साथ साथ दूसरी बात ये आ रही है कि आखिर इन्हें चुनौती कौन दे। कांग्रेस, बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, सपा, अब आम आदमी पार्टी भी, ये जो 4-5 पार्टियां हैं, आरएलडी, ये सब मिलाकर के भी अगर करें तो मैदान बिल्कुल खाली दिखाई देता है, रतिभान जी जैसा बता रहे हैं। तो क्या ये माना जाए जयशंकर जी कि योगी आदित्यनाथ के लिए 2022 का चुनाव जो है वो बिल्कुल ही खुला मैदान है, कोई सामने नहीं है, क्योंकि एक तरफ जैसे मायावती जी हैं, उनकी फाइल कहीं और दबी हुई है, फिर अखिलेश यादव हैं, उनकी फाइल भी कहीं और दबी हुई है, प्रियंका गांधी जी रिमोट से कंट्रोल कर रही हैं लखनऊ को। तो ऐसी स्थिति में आखिर जब चुनौती ही नहीं है तो फिर हम लोग भी विश्लेषण क्या करें, हम लोग भी घर बैठे 2022 में रिजल्ट तो सामने है क्या कहेंगे? नहीं, इसमें कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है, रतिभान ने काफी विस्तार से चर्चा की है। देखिए, कई बार जो है परिस्थितियां तय करती हैं। कोई जरूरी नहीं है कि कोई सामने विकल्प दिखाई दे रहा होगा वही कुछ कर लेगा। विकल्प निकल आता है। 1977 में इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के बाद जब चुनाव हुआ था तो कोई प्रधानमंत्री पद का दावेदार नहीं था, लेकिन जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत करके आई और सरकार बन गई। 2004 में जब अटल जी एकदम सुनहरा भारत लेकर घूम रहे थे, उस समय भी कहीं कुछ नहीं था, विपक्ष एकदम बिखरा हुआ था चारों तरफ से, कहीं कोई तस्वीर दिखाई नहीं दे रही थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि साहब
मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बन जाएं। तो यह चिंता जो है यह न तो हमको करना है, न रतिभान को करना है, न आपको करना है। यह उत्तर प्रदेश के लोग हैं, वो तय कर लेंगे किसको क्या करना है क्या नहीं करना। हाल में जितने उपचुनाव हुए हैं और जितने और चुनाव हुए हैं, जैसे पंचायतों के चुनाव अभी हुए, वो अपने आप में योगी आदित्यनाथ के लिए खतरे की घंटी बजा रहे हैं। और अगर विश्लेषण किया जाए, कामकाज के लेवल पे अगर विश्लेषण किया जाए, तो मुझे लगता है कि 52 से लेकर के अभी तक इतनी निकम्मी नकारा सरकार कभी बनी नहीं। अब बहुत सारी सरकारें रही हैं, उसका रहा है, दलितों पे जितना अत्याचार हुआ है, पिछड़ों पे जितना अत्याचार हुआ है, महिलाओं के साथ जितना बलात्कार हुआ है, पुलिस का जो बेरहम रवैया सामने आया है, कोरोना काल में जितना मिसमैनेज हुआ है कि फर्जीगिरी का काम कभी उधर से लिखवा लिया, सर्टिफिकेट ले लिया कि साहब यूपी बहुत अच्छा काम कर रहा है। आप जांच नहीं कराएंगे तो केसेज कम हो जाएंगे। अभी जो रहस्य खुल करके आ रहे हैं, जो अखबार ही लिख रहे हैं, जो गोदी मीडिया जिसको हम कहते हैं, वही लोग बता रहे हैं कि साहब जितना बताया जा रहा है मौतों का आंकड़ा, उसके कई कई गुना लोग मरे हैं। लाशें नदियों में तैर रही हैं। रतिभान इलाहाबाद के, इलाहाबाद से हम भी हैं, गंगा किनारे रेत में दबी हुई लाशें। अब तो ये बेशरम लोग उस पर से भगवा रंग जो पीले रंग का जो कपड़ा है वो भी उतार रहे हैं कि कहीं कोई दूर से फोटो खींच लेगा तो दिखाई देगा कि साहब लाशें पड़ी हुई हैं। कभी कहलवा दिया किसी मूर्खा से या मूर्ख से कि नहीं साहब वो तो बौद्ध लोग हैं, वो जो बौद्ध इस तरह से करते हैं, जमीन में गाड़ देते हैं, रेत में गाड़ देते हैं। हमने पूछा कि भाई अकलमंद लोग, इलाहाबाद में कितने बौद्ध हैं, जरा हमको ही बता दो। तो जिस तरह से मिसमैनेज हुआ है पूरा का पूरा, भाई कितने बड़े शर्म की बात है। मुख्यमंत्री कहता रहा लगातार कि साहब उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी नहीं है और तुम्हारे विधायक मर रहे हैं। सांसद का भाई परिवार मर गया, सुरेश श्रीवास्तव लखनऊ के विधायक, उनकी पत्नी मालती श्रीवास्तव मर गई, 5-5 विधायक मरे। यहाँ संतोष गंगवार की चिट्ठी आई थी, बयान आया था, उसके बगल में जो उन्हीं का क्षेत्र जहां से पहले वो आते थे, एक और गंगवार जी थे, उनकी डेथ हो गई, अभी विधायक थे वो। इतने सारे हो रहे हैं, लगातार हो रहा है, और उसके बाद भी बेशर्मी से कह रहे हैं कि नहीं कोरोना का तो हमने भगा दिया, हमने मुकाबला कर लिया। अरे कैसा मुकाबला कर लिया भाई? अभी यही पता लगा कि ग्रेटर नोएडा के पास एक गांव में 70-80 लोग एक दिन में मर गए। उन्नाव में पूरा गांव सुना हो गया, और ये बता रहा है बेईमान, रोज रोज की खबरें आ रही है कि 3000 4000 इतने लोग मरे हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारे सोच का भी एक फर्क पड़ता है, जो हमारे एक परसेप्शन बना हुआ है। जैसे अभी रतिभान कह रहे थे कि मंडल के बाद की जो राजनीति है उसमें जातिवाद बहुत हावी हो गया। बिल्कुल सही बात आप कह सकते होंगे कि मुलायम सिंह आ गए, मायावती आ गई, जिनको खेतों में जोतना था हल या जिनको घरों में काम करना था वो लोग मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन रतिभान को शायद यह याद नहीं होगा कि मंडल पॉलिटिक्स के पहले 1952 से लेकर के अभी तक कौन कौन मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश। एक ही जाति के कितने लोग मुख्यमंत्री बने। अगर वो लोग बनते हैं मुख्यमंत्री तो वो जातिवाद नहीं होता है। गोविंद बल्लभ पंत से लेकर के संपूर्णानंद, कमलापति त्रिपाठी, श्रीपति मिश्रा, नारायण दत्त तिवारी, चंद्रभान गुप्ता, संपूर्णानंद जी, ये सारे लोग जो हैं एक जमात के, तो ये जातिवाद नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में एक भी पिछड़ा जाति का नहीं होगा, तो ये जाति नहीं होगा, क्योंकि वो तो महान लोग हैं ना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में एक भी पिछड़ा, एक भी ओबीसी, एक भी एसटी अनुसूचित जनजाति का आदमी नहीं होता है, ये जातिवाद नहीं है। जातिवाद है कि मायावती कैसे बन गई, अखिलेश कैसे बन गए, मुलायम सिंह कैसे बन गए, जो अहिर गणेरी ये लोग काम करते थे ये कैसे बन गए। तो एक परसेप्शन का सवाल है, ये सोचने की एक परसेप्शन की बात है। अब रहा सवाल आदित्यनाथ की बात। देखिए जो खबरें चल रही है दिल्ली में भी, भाजपा मुख्यालय से भी आ रही हैं कि फेरबदल तो कुछ होने वाला है, जरूर हो। अब किसको हटाएंगे किसको लाएंगे इनके ऊपर है। स्वतंत्र देव सिंह के बारे में बताते हैं कि जब वो परिवहन मंत्री थे तो उन्होंने जो आरटीओ एआरटीओ का जो रेट था वो ट्रिपल कर दिया था। जो पिछली सरकारों में जो रेट होता था वसूली का, ये मुझे एक आईपीएस की पत्नी ने रेलगाड़ी में बताया था, कैफियत एक्सप्रेस में हम लोग आ रहे थे, तो उन्होंने ये बताया था कि जितना रेट पहले चलता था उसका 3 गुना स्वतंत्र देव सिंह जी ने कर दिया, तो कमाई तो बंद हो गई।
प्रदेश अध्यक्ष के रूप में वो बहुत ज्यादा सफल रहे नहीं। अब करेंगे क्या? और योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री बने हैं तो किसकी कृपा पे नहीं बने हैं, न तो मोदी जी की कृपा पे बने हैं और न अमित शाह की कृपा पे बने हैं, और एक हद तक आरएसएस की कृपा पर भी नहीं बने। उन्होंने साफ कर दिया था कि ठीक है तो फिर हम चलते हैं इतने विधायकों को लेकर के सामने, मजबूर होकर के बनाना पड़ा। और बीच में जो हो रहा था, ये जो अरविंद शर्मा नाम के प्राणी हैं, हमारे जिले मऊ जिले के ही हैं, जो पीएमओ में थे, बहुत हुनरमंद बहुत कार्यकुशल अधिकारी माने जाते थे। वो जिस दिन रिटायर होकर के आए और उन्होंने कहा कि अब हम कुछ राजनीति करना चाहते हैं, राजनीति में करना चाहते हैं, उसी दिन से चर्चा होने लग गई थी कि उनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। उसी दिन से चर्चा होने लग गई। बल्कि योगी जी से बात भी हुई होगी, उन्होंने एक बार मना कर दिया, कहा कि नहीं मुझे दिल्ली नहीं आना है। ये भी सुनने में आया कि कहा गया कि साहब आप रक्षा मंत्री की जगह ले लीजिए, कृषि मंत्रालय ले लीजिए, कुछ तो आकर के यहाँ पे कर लीजिए। योगी ने मना कर दिया। अब चर्चा हो रही है कि नहीं साहब, उसके बाद उनके बगल में ही जहां मुख्यमंत्री का निवास है, उनके बगल में ही अरविंद शर्मा का बंगला अलॉट किया गया। उतना ही बड़ा दरबार जितना योगी के यहाँ लगता है, उतना बड़ा दरबार अरविंद शर्मा के यहाँ लगना शुरू हो गया। बल्कि उनको पीएमओ की वहां बनारस में जिम्मेदारी वाली भी सौंप दी गई। तब से चर्चा हो रही है कि उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा, कुछ महत्वपूर्ण भूमिका दी जाएगी। अब क्या भूमिका दी जाएगी? अब जाहिर सी बात है कि अगर नहीं मानेंगे तो मुख्यमंत्री तो बन नहीं पाएंगे, तो फिर बनाना पड़ेगा उनको, उप मुख्यमंत्री की जगह कुछ होगी। अब मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनेंगे तो ये है कि या तो तीनों लोग बने, केशव मौर्य भी रहे, दिनेश शर्मा भी रहे, अरविंद शर्मा भी रहे। अब उसमें लेकिन सवाल ये उठता है कि भाई अगर तीन उप मुख्यमंत्री हो गए तो जग हंसाई भी होगी। हालांकि जग हंसाई से इन बेशर्म लोगों पे कोई असर नहीं पड़ता है। जग हंसता रहे, दुनिया भर कहती रहे, लेकिन इनके ऊपर मोटी चमड़ी के लोग हैं ये, इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। ये 3 नहीं 5 भी उप मुख्यमंत्री बना सकते हैं, 2 तो बना ही लिया था ना। अब केशव मौर्य को इतनी आसानी से लोग इग्नोर नहीं कर पाएंगे। अगर उनकी इच्छा होगी, अगर वो प्रदेश अध्यक्ष फिर से बनना चाहेंगे तो वहां भेज दें, अलग बात है। क्योंकि जो उत्तर प्रदेश का जो सामाजिक समीकरण बन गया है, भाजपा ने जो खेल किया कि सवर्ण तो हमारे हैं, जरखरी रह गई, ब्राह्मण बनिया राजपूत ये लोग तो हमारे साथ रह गई, लेकिन पिछड़ी जातियों का बड़ा चंक जो है अदर देन यादव, उनको अपने साथ साथ करके रखना है हमको है। तो उसमें एक फेस के रूप में केशव मौर्य को सामने रखा हुआ है। क्या हैसियत है केशव मौर्य की? एक फोटो अभी आया था जो बड़े वायरल हुआ था कि 3 लोग एक साथ बैठे हुए हैं। एक कुर्सी पे बैठे हुए हैं योगी आदित्यनाथ, दूसरे कुर्सी पे बैठे हुए हैं श्रीमान दिनेश शर्मा, और बीच पे स्टूल पे बैठे हुए हैं केशव मौर्य। ये जातिवाद है कि नहीं है? जातिगत वैमनस्य है कि नहीं है? कि चूंकि वो पिछड़ी जाति के हैं इसलिए उनको स्टूल पे बैठाया गया है और बाकी दोनों को बड़ी बड़ी कुर्सी दी गई है। क्या मजाक है? अब ऐसा तो नहीं है कि उत्तर इसको जानते नहीं है। तो ये सारी स्थितियां चलेंगी। हाँ, रतिभान की एक बात से मैं एकदम सहमत हूं कि जितनी सरकार निकम्मा नकारा होगी, उससे बड़ा निकम्मा और नकारा आज का विपक्ष है। कुछ कहीं दिखाई नहीं देता है। विरोध की राजनीति जिस ढंग से होनी चाहिए उस ढंग से होती नहीं है। एक कारण यह भी हो सकता है, मतलब ये तो है कि मायावती के खिलाफ केसेज है, अखिलेश के खिलाफ पता नहीं क्या है, प्रियंका यहां से करती है, लेकिन क्योंकि कोरोना काल है, अब इस कोरोना काल में अगर भाजपा के लोग रैली करेंगे, सभाएं करेंगे तो क्षम्य हो जाएगा। लेकिन जहां अगर ये लोग करेंगे तो तुरंत बताया जाएगा कि साहब 144 का उल्लंघन है, उठा के बंद करो, ये करो वो करो, सारी लानतें लगना शुरू हो जाएंगी। तो ये भी इनके लिए एक्सक्यूज बन सकता है कि क्योंकि कोरोना काल में बाहर मैदान में नहीं निकल सकते हैं। हालांकि इसके पहले भी कहाँ निकले थे, जब लॉकडाउन नहीं था, कोरोना नहीं था, तब भी कहाँ निकल रहे थे। तो लोग बैठ करके सोचते हैं कि हम ट्विटर से राजनीति करेंगे, ट्वीट करके अपना सारा का सारा कर लेंगे, तो ये संभव नहीं है। लेकिन जनमानस जो है, ये चुनाव जो होने वाला है 22 का, ये भारतीय जनता पार्टी और जनमानस के बीच होगा। ममता बनर्जी के खिलाफ कितनी साजिशें की, कितना बदनाम करने की कोशिश की, कितने मुकदमे किए। चुनाव अभियान के दौरान उनके भतीजे के घर जांच गई, ईडी गया, बॉडी गया, सारे गए, सीबीआई लग गई, सब पे पूरी ताकत लग गई। पूरी अक्षौणी सेना जो होती है भारतीय जनता पार्टी की और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, मोहन भागवत खुद न गए हो, लेकिन पूरे आरएसएस के लोग देश भर से निकल के चले गए। क्या हुआ? माहौल मोदी के खिलाफ था, माहौल मोदी अमित शाह की राजनीति के खिलाफ था। इसलिए वहां पर 3/4 सीटें लेकर के ममता बनर्जी को लाया। और यही अगर ऐसा ही रहेगा, यही हालत चलती रहेगी, यही निकम्मापन और बेशर्म बेहयाई रहेगी,
तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश की जनता भी इस पर जवाब देने का मन बना ली। घाव के नमक बहुत दिनों तक नहीं करता है, छिड़कते जा रहे हैं, छिड़कते जा रहे हैं, मजा लेते जा रहे हैं। जितना करप्शन हो रहा है, अब एक हमारे मिर्जापुर के कोई सोनभद्र के विधायक, उनके पिताजी को आप किसान सम्मान निधि के तौर पर 2000 रुपए दे दिए। विधायक के पिता गरीब हैं कि किसान सम्मान निधि के बिना उनका खेत का काम रुक जा रहा था, उनको 2000 रुपए दे दिया। सतीश द्विवेदी, उनके भाई को जिस तरह से बीपीएल कैटेगरी में शामिल करके उनको नौकरी दे दी गई। सतीश द्विवेदी के भ्रष्टाचार के किस्से खुलते आ रहे हैं, पर जितना भ्रष्ट, बेईमान और निकम्मे सरकार ये साबित हो रही है, हमको नहीं लगता कि पहले कभी रही हो, और इसका लोग जवाब देंगे, मेरा ये मानना। जी सीधे अमलेंदु जी आपके पास आना चाहूंगा। और इन सब मामले जो विपक्ष की बात कर रहे हैं, लेकिन एक विपक्ष और खड़ा हुआ है जो राजनीतिक नहीं है, और आप जान रहे हैं कि किसानों का आंदोलन, ये आंदोलन भी इस वक्त एक अलग ढंग से, और खासकर उत्तर प्रदेश में इस आंदोलन का असर अगर ये चलता रहा उस समय तक, हालांकि सरकार जरूर चाहेगी कि इस आंदोलन को खत्म कर दिया जाए चुनाव से पहले, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण राज्य माना जाएगा बीजेपी के लिए, और अगर वो हाथ से छिटक जाए तो बहुत मुश्किल होगी बीजेपी के लिए आने वाले समय में। लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश जो है, वहां पे एक चौथे विपक्ष, पांचवें विपक्ष की बात की जाए, ये पॉलिटिकल पार्टियों से अलग बात की जाए, तो आज की तारीख में बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाएगा किसानों के आंदोलन का। इसको किस रूप में आप देखते हैं? और आज की तारीख में, जबकि हम लोग देख रहे हैं कल और आज में ही, कल 6 महीने पूरे हुए दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए किसानों के आंदोलन के, और कल काला दिवस इन्होंने मनाया, आज सफेद दिवस मनाया है, श्वेत दिवस कह रहे हैं, और इसलिए क्योंकि आज शांति के प्रतीक गांधी जी के रास्ते पे चलने की कसमें ये खाए, और कल इन्होंने विरोध के रूप में काला दिवस मनाया है। इसको आप किस रूप में देखते हैं, और क्या ये सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही सिमट के रह जाएगा, या ये पूरे उत्तर प्रदेश को अपने उसमें लेगा? क्योंकि जब हम लोग, मैं पर्सनली जब इन तीनों बॉर्डरों पे जाता रहा और वहां पर लोगों से बातें होती रही, जो लोग उत्तर प्रदेश से आए हुए लोग मिले, जयशंकर जी भी कई बार गए हैं साथ में, और हम लोगों ने देखा है कि वहां ना सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वहां गोरखपुर के लोग, मऊ के लोग, मतलब पूर्वांचल के लोग भी काफी मात्रा में, काफी संख्या में वहां दिखाई दिए। तो ये धीरे धीरे फैलाव तो हुआ है। तो एक जिस विपक्ष या निकम्मी, नाकारा, या कहें कि ऐसा विपक्ष जिसको की मेहनत करनी चाहिए थी, आज अपने कर्मों के कारण, कुकर्मों के कारण, जिस भी कर्म के कारण वो अगर पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है विपक्ष, तो दूसरी तरफ ये भी तो किसान भी तो हैं, और ये क्या कुछ कर सकते हैं? आपका एनालिसिस इस पे क्या होगा, ये जानना चाहूंगा, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और सीधे रतिभान जी, कुछ और सवालों के साथ आपके पास आऊंगा। उसके साथ साथ बहुत सारे साथी लगातार सवाल कर रहे हैं, और खासकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो लोग अपनी पकड़ रखते हैं, वो लोग काफी कुछ लिख रहे हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। अमलेंदु जी, सीधे आपके पास। बड़ा आंदोलन है उत्तर प्रदेश में, भी बड़ा आंदोलन है, और खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो वो सरकार के लिए मुसीबत बन ही चुका है, और आगे भी चल करके कुल मिलाकर के सरकार के लिए मुसीबत बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है, और कोई दो राय भी इसमें मुझे नहीं लगता कि होगी कि इसे सरकार के लिए मुसीबत खड़ा करेगा कुल मिलाकर के। लेकिन बात वही है कि अगर विपक्ष नहीं है तो ये चौथा विपक्ष या पांचवें विपक्ष कह लीजिए, ये एक जैसे कैटलिस्ट कहते हैं, वो काम तो कर सकता है, लेकिन उसको वोट कहां जाएगा, उसका सवाल तो ये है ना। किसान नाराज है, इसमें कोई शक नहीं है, और किसान नाराज है, किसान भाजपा के खिलाफ वोट करेगा, इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन वो वोट लेने के लिए कौन तैयार है, उसके लिए आगे कौन आ रहा है, सवाल जो है कुल मिलाकर के यहाँ पे आकर के टिकेगा। मुझे लगता है कुल मिलाकर के कि किसान नाराज, किसान का वोट लेना कौन चाहेगा कुल मिलाकर के, उसके लिए मेहनत कौन कर रहा है, उसके लिए काम कौन कर रहा है। तो मुझे लगता है कि जो खासतौर से जो दो बड़ी पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, सपा और बसपा, वो दोनों इस मामले पे किसानों के साथ नहीं है कुल मिलाकर के। और खासतौर से बात यह है कि जो बार बार किसान जो अंबानी का नाम ले रहे हैं कि अंबानी के खिलाफ है, अंबानी के खिलाफ है, अंबानी अडानी के गोदाम बना दिए गए हैं, तो उन अंबानी को समाजवादी पार्टी जो है राज्यसभा भेज चुकी है कुल मिलाकर के। और उत्तर प्रदेश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून सबसे पहले मायावती लेकर के आई थी, और उसको फिर वापस लेना पड़ा था कुल मिलाकर के। तो इन मतलब किसानों के इस मसले पे सपा और बसपा दोनों की नीति और रीति जो है वो कुल मिलाकर के साफ तौर से स्पष्ट नहीं है। रहा सवाल कांग्रेस का, कांग्रेस एक अच्छा काम कर सकती थी, लेकिन वो
जैसा कि तिवारी जी भी कह रहे थे कि वो दिल्ली से जो कंट्रोल कर रही है सब कुछ कुल मिलाकर के, तो दिल्ली से कंट्रोल करना कोई खराब बात नहीं है कि नागपुर से कंट्रोल हो, उससे ज्यादा अच्छा है कि वो दिल्ली से कुल मिलाकर के कंट्रोल हो, मतलब पार्टी से ही कंट्रोल हो कुल मिलाकर के, ये ज्यादा ठीक है कुल मिलाकर के, तो इसलिए वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कांग्रेस के साथ जो है वो कुल मिलाकर के जो सामाजिक समीकरण कहा जाता है, सोशल इंजीनियरिंग कहा जाता है, जातिवाद आप कह लीजिए, अब जो कहा जाने लगा कि जातियां जो जातिवाद हो गया है, जैसे रतिवान जी भी कह रहे थे मंडल के बाद जातिवाद बहुत बढ़ गया कुछ जाकर, तो जातिगत समीकरण में जो है कांग्रेस अभी जो है उत्तर प्रदेश में उस तरीके से फिट नहीं हो पा रही है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी इस जाति के ढांचे को तोड़ सकती है और सारी जातियों का वोट ले सकती है, तो हम ये कैसे कह रहे हैं कि दूसरों को जाति का बंधन तोड़ के वोट नहीं मिलेगा, जबकि सरकार पूरी तरीके से फेल हो रही है हर मोर्चे पर, किसानों के मसले पर भी, स्वास्थ्य के मसले पर भी, शिक्षा के मसले पर भी, रोजगार के मसले पर भी, कानून व्यवस्था के मसले पर भी। मतलब जेलों के अंदर हत्याएं आम बात हो गई, जज के चैम्बर में जज के सामने हत्याएं हो रही हैं, ऐसा तो उत्तर प्रदेश में 70 सालों में नहीं हुआ था, ये तो अब हो रहा है कुल मिलाकर के। तो हर मोर्चे पर जिस तरीके से सरकार बुरी तरीके से फेल हुई है, उसके खिलाफ निश्चित तौर पर नाराजगी है, और हम ये आशा करते हैं कि अगर जातिगत समीकरण नहीं बनेंगे तो जनता ये जरूर सोचना चाहेगी कि उसकी भलाई किसमें हो कुल मिलाकर के, इसलिए उसको हो सकता है। जहां तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सवाल है कि यहाँ निश्चित तौर पर, हालांकि शुरू में भारतीय जनता पार्टी ने एक सफलता पाई थी, उसका जिस तरीके से आईटी सेल सक्रिय हुआ और उसके प्रवक्ता सक्रिय हुए, उसका मीडिया सक्रिय हुआ, उन्होंने इसको जाट आंदोलन में तब्दील करने की कोशिश की थी और थोड़े से वो इसमें सफल भी हुए थे। लेकिन जिस तरीके से तमाम जातियां थी इसके अंदर आंदोलन में कूद पड़ी एकदम से, और ये आंदोलन था वो जाति और धर्म की दीवारें तोड़ करके बड़ा किसान आंदोलन बनकर खड़ा हो गया, तो भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों पर उससे कुल मिलाकर के पानी फिर गया है कुल मिलाकर के अभी तक की स्थिति में। और अब खासतौर से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता जो है बाकायदा टीवी चैनल्स पे राकेश टिकैत को टिकैत पे डकैत करके संबोधित कर रहे हैं और सीधे सीधे जो हमला किसानों के ऊपर कर रहे हैं कि किसान तो जो है खेत में है और देशद्रोही जो है वो आंदोलन में है, तो ये जाहिर सी बात है कि जो किसान बैठा हुआ है सीमा पे 6 महीने से जाड़ा गर्मी बरसात सब कुछ झेलते हुए, जिसका बेटा शहीद होता है सीमा पे जाकर के, आप उसको देशद्रोही कहेंगे तो इन माफीवीर सावरकरों की मानसिक संतानों से ये किसान सवाल तो पूछेगा आखिर में आकर के कि तुम हमको देशद्रोही कह रहे थे और तुम कौन से देशभक्त हो जो हमको जवाब दो। तो मुझे लगता है कि किसानों की तरफ से ये सवाल उठना निश्चित तौर पर शुरू हो जाएंगे और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। और जयशंकर जी की बात बिल्कुल सही है कि विकल्प जो है वो आसमान से पैदा मतलब हो जाते हैं अपने आप, कोई जरूरत नहीं होती विकल्प सामने रखने की। योगी आदित्यनाथ चेहरा नहीं थे 2017 में, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा योगी आदित्यनाथ नहीं थे, लेकिन बने ना मुख्यमंत्री, चेहरा तो कोई और था कुल मिलाकर के। उस चेहरे के नाम पे सबने भारतीय जनता पार्टी को वोट भी नहीं दिया। भाई केशव प्रसाद मौर्य का भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, तो केशव प्रसाद मौर्य के चेहरे के नाम पे वोट नहीं मिला था, इसको भी हमको समझ लेना चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य पिछली जाति के बड़े नेता हो सकते हैं, मगर स्वामी प्रसाद मौर्य से बड़े नेता नहीं है मौर्य शाह के कुशवाहाओं के। तो इसलिए जो है कि उनके नाम पे जो है सब पिछली जातियों को मिला नहीं मिला, वोट जो मिला वो साफ तौर पर मिला एंटी यादव जो सेंटीमेंट बना, उसको भारतीय जनता पार्टी ने अच्छे तरीके से भुनाया। और अब जिस तरीके से योगी जी की जाति को लेकर के जिस तरीके से सेंटीमेंट बन रहे हैं, तो उसके भी खिलाफ कहीं ना कहीं कुछ लामबंदी निश्चित तौर पे होगी और लोग ये भूल जाएंगे मुझे लगता है कि किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है, कौन चेहरा नहीं है। तो ये कुल मिला की स्थिति यहाँ तक पूर्वांचल का सवाल है, ये पूर्वांचल में भी किसान आंदोलन कमजोर नहीं रहा है, बड़े बड़े आंदोलन पूर्वांचल में भी हुए हैं। रामकोला का हमको याद है जहां गोलाबारी हुई थी, संजय डालमिया को जो थी वो बेच दी गई थी चीनी मिल, मुलायम सिंह जी की सरकार थी, गोलीबारी हुई थी, मुझे ध्यान पड़ रहा है ठीक से, याददाश्त नहीं साथ दे रही है, तो मुलायम सिंह जी की सरकार थी जिसमें गोली चली थी किसानों के ऊपर। तो बड़े बड़े किसान आंदोलन पूर्वांचल में हुए हैं और जिस किसान यूनियन की आप पश्चिम में बात कर रहे हैं, यही किसान यूनियन पूरब में भी बहुत मजबूत है। और जब आप सीधे सीधे किसान यूनियन के जो बड़ा नेता है और जिसने इस समय आंदोलन को एक बड़ी ताकत दी है, आप सीधे सीधे उसको अगर डकैत कहेंगे तो जाहिर सी बात है कि किसान सीने पे चोट तो लिए बैठा है, आप उसकी जमीन भी छीनेंगे, आप उसका कारोबार भी छीनेंगे, आप उसका सम्मान भी छीनेंगे और आप उसका वोट भी ले लेंगे और आखिर में आया कि आप उसे हिंदू बना देंगे। तो भाई ये जो लाशें बिछ रही हैं ये हिंदुओं की ही हैं, जो गंगा किनारे जो लाशें हैं, जो रेत के से जो चादरें उड़ रही हैं, रेत जब उड़ रहा है लाशें निकल रही हैं गंगा में, जो बहती हुई लाशें हैं ये हिंदुओं की ही है, ये पारसियों की नहीं है, अमेरिका से नहीं आई है। कंगना रनौत कहती है कि नाची की इनकी लाशें हैं, लेकिन ये लाशें हिंदुओं की ही है ना, नाइजीरिया कह रही है, तो सवाल तो उठेंगे निश्चित तौर पर, हिंदुओं से ही सवाल उठेंगे। वो मुझे लगता है कि नाइजीरिया की है।
हाँ, वो नाइजीरिया कहती हैं, वो नाइजीरिया कहती हैं, क्योंकि वो उनकी भी जो अब नागरिकता देखने की जरूरत पड़ेगी। अक्षय कुमार की तरीके से वो कहाँ की नागरिक हैं, ये भी अब जो है सवाल उठना चाहिए कुल मिलाकर के कि वो कहाँ की नागरिक हैं। उनको कैसे मालूम कि नाइजीरिया से लोग आए हुए हैं? मतलब सीधे सीधे अमित शाह की जो है टेरिटरी, उसके ऊपर उन्होंने सवाल उठा दिया कि अमित शाह जो बहुत कमजोर गृह मंत्री है कि उनके रहते हुए नाइजीरिया से यहाँ लाशें आ गई। तो ये तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को उन पर एक्शन लेना चाहिए था कि आप जो हमारे गृहमंत्री को बदनाम कर रही हैं। मिला के इतना सशक्त प्रधानमंत्री हमारा होते हुए और इतना सशक्त गृहमंत्री होते हुए नाइजीरिया से लाशें आ गई यहाँ पे, तो सरकार को उस पर एक्शन लेना चाहिए था कि वो हमारा चूंकि अधिकार क्षेत्र नहीं है कुल मिला के, तो ये देखा जाएगा बयान। लेकिन ये निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि सरकार विफल रही है, वो चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो। केवल योगी जी को दोष देने से काम नहीं चलेगा। योगी जी निश्चित तौर पे दोषी नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि दोषी नहीं है, क्योंकि यूपी में सरकार वही चला रहे हैं। लेकिन ये भी तो पूछ लिया जाए कि वो जो है अपने मन मर्जी का अपना ओएसडी भी रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, कि वो भी नागपुर से सब तय होता है। तो जब ये परिस्थितियां हैं कि वो ठीक है मुख्यमंत्री है, लेकिन ओएसडी भी उनका जो नागपुर से सूची बन के आएगी कुल मिलाकर के, और उनकी मतलब उनके बराबर में बंगला भी किसी एमएलसी को अलर्ट हो जाएगा मुख्यमंत्री के बराबर, तो जाहिर बात है कि मुख्यमंत्री की इच्छा से तो नहीं हुआ होगा। तो मुख्यमंत्री की कितनी चल रही है, तो ये भी कुल मिलाकर के ठीक है, लेकिन ये उनके अंदरूनी झगड़े, उसमें हमको क्या करना कुल मिलाकर के। जी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी बातें, और इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं। और कई राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार, रतिभान जी आपके पास आऊंगा, बीजेपी की सरकार कई जगह जो कई राज्यों में है, और मुख्यमंत्री के ओएसडी में एक ओएसडी नागपुर से जरूर तय करके भेजा जाता है। और मैं आंखों देखी मैं बता रहा हूं, लेकिन लखनऊ में क्या है ये मैं नहीं जानता हूं। लखनऊ का क्या हालात कैसे हैं, लखनऊ में क्या हाल है, और इस चर्चा का कोई लेना देना भी नहीं है। लेकिन हाँ, चूंकि चर्चा हम कर रहे हैं, और एक गंभीर चर्चा इसलिए क्योंकि इस वक्त एक तरफ जब मैदान पूरा का पूरा जो है वो खाली कहें योगी आदित्यनाथ के लिए या बीजेपी के लिए आने वाले समय में, क्योंकि विपक्ष जो है वो काफी कमजोर दिखाई दे रहा है, तो दूसरी तरफ यहां किसानों की जो मार है इसी सरकार के ऊपर, वो क्या कुछ करके दिखाएगा और क्या गुल वो खिलाएंगे किसान, ये सोचना होगा। थोड़ा सा किसानों की बात जरूर करना चाहूंगा। लखनऊ में इनके बारे में क्या बातें होती हैं ये आपसे जरूर समझना चाहूंगा रतिभान जी। लेकिन उससे पहले बहुत तमाम हमारे साथी लगातार आप लोगों के जो विचार आ रहे हैं उस पे कमेंट कर रहे हैं और अपनी बातें रख रहे हैं, उन लोगों का भी यहाँ जिक्र करना उचित और जरूरी समझता हूँ। सैयद मेराजुद्दीन काजी हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस्लाम अली जुड़े हुए हैं, ब्रजेश कुमार हैं, वकील सिराजी हमारे साथ, आफसा खां हमारे साथ में हैं, फिर गणेश सपकोता भी साथ में जुड़े हुए हैं, अनिल प्रजापति साथ में जुड़े हुए हैं, फिर अशोक सांगवान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपने कमेंट लिख रहे हैं कि भारत में हिंदू कोई नहीं है सर, ये टिप्पणी गलत है, यहाँ कौन है हिंदू, एक आदमी दिखाओ तो ये प्रोपेगेंडा है हिंदुत्व राजनीति का। तो सबके अपने विचार, लेकिन इन विचारों को यहाँ रखना भी जरूरी है। सीमा खातून कह रही हैं कि सर क्या मरने वाले कहीं और का हो जाता है, ये एक सवाल है, मरने वाला जो है क्या कहीं और का हो जाता है, इनका पूछना है। उसके बाद कई हैं, सोहेल भी हमारे साथ, मुमताज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर तारिक अफगानिस्तान से लगातार हमें देख रहे हैं, फिर राजीव कुमार हैं, सुरेंद्र कुमार, रुपिंदर कौर, संदीप हैं, फिर हारून अब्बास जुड़े हुए हैं, अशोक हैं, असलम चिश्ती जुड़े हुए हैं, अंशुमन राणा हमारे साथ में हैं। तमाम साथी लगातार अपने कमेंट कर रहे हैं, आपसा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वरुण दत्त स्वामी हैं, दीपांशु चक हैं, ब्रजेश कुमार हैं, तो तमाम साथी लगातार, निजाम हमारे साथ, निजाम अली हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारत देवासी भी जुड़े हुए हैं, परमेश्वर हसदा हैं, ए2 कौन हैं, फयाज हैं, आदिल हैं, तमाम साथी जुड़े हुए हैं। आप लोग बने रहिए हमारे साथ। सीधे हम अब आना चाहूंगा, क्योंकि लखनऊ में आप हैं, बहुत सारी चीजें, हम लोग तो दिल्ली और आसपास बैठ करके अपनी चर्चा, बहुत सारी बातें आपसे सुन के, औरों से सुन करके, खबरें पढ़ करके ये सब तमाम बातें करते हैं रतिभान जी, लेकिन फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आपके पास होता है, खबरें आपके पास होती हैं। ये जानना चाहूंगा कि किसान आंदोलन पिछले 6 महीने से दिल्ली और आसपास, और खासकर इसमें से उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर है, दिल्ली और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, वहां पर भी
भी किसान आंदोलन, और 26 जनवरी के बाद से ये आंदोलन गाजीपुर बॉर्डर पे काफी मजबूत हुआ है। राकेश टिकैत काफी मजबूत होकर के निकले 28 तारीख को, जब उनके आंखों में आंसू और भावुक पल था। और आप याद कीजिए कि उसके बाद से महापंचायतें भी चल रही हैं, न सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बल्कि पश्चिम बंगाल तक, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान और गुजरात, तमाम जगहों पे, और मध्य प्रदेश में भी कई जगहों पे हम लोगों ने देखा। इस आंदोलन की क्या प्रतिक्रिया लखनऊ में है, ये समझना चाहूंगा, और इसका क्या असर पड़ेगा आने वाले चुनाव पर। हम लोग, हमारे दोनों साथी, चाहे जयशंकर जी हों चाहे अमलेंदु जी हों, हम लोग यहाँ बैठ करके इन बातों को कर रहे हैं। वहां सरकार क्या सोचती है, क्या कहती है, ये समझाइए जरा। देखिए, किसान आंदोलन चल रहा है, उसकी गूंज केवल उत्तर प्रदेश को या लखनऊ ही नहीं, पूरे देश भर में है, इसमें कोई दो राय नहीं। और जो नेता किसान आंदोलन को लीड कर रहे हैं, उनमें जो राकेश टिकैत हैं, उत्तर प्रदेश से हैं। उनके पिता चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत एक बड़े किसान नेता थे। ये दिल्ली पुलिस में दरोगा थे। दरोगागिरी छोड़कर उत्तर प्रदेश में ये राजनीति करने आए हैं, बहुत बड़े आदमी हो गए हैं। दरोगा की इतनी बड़ी हैसियत नहीं होती, जितने बड़े आदमी, जितने बड़े पैसे वाले ये हैं। तो एक ये भी चर्चा है, ये मत मानिए कि नहीं, लोग समझ नहीं रहे कि कौन नेतागिरी करा। ठीक है, इस आंदोलन की एक धारा चल रही है और ये होनी भी चाहिए। किसानों का हित होना चाहिए। किसानों के हित के लिए सारी सरकारें काम करती हैं, कोई योगी सरकार हो या दिल्ली की मोदी सरकार हो, उन सबको काम करना चाहिए। पर किसान आंदोलन का में जितने भी काल इन लोगों ने किए, राकेश टिकैत ने, तो उत्तर प्रदेश में प्राय उत्तर प्रदेश के 3/4 भाग में विफल रहे। जैसा भी कल ही इन्होंने हड़ताल का ऐलान किया था, वो कोई उसका असर नहीं रहा। तो कुल मिलाकर के किसान आंदोलन बहुत प्रभावी नहीं है। इस बीच ये जरूर हुआ है कि इनके आंदोलन से योगी सरकार ने किसानों पर ज्यादा ध्यान देना शुरू किया है और उनके लिए तमाम स्कीम्स अनाउंस की हैं, उनके लिए तमाम सहूलियत देने शुरू की है। ये इसका असर पड़ा तो ये तो किसानों की, ये अच्छा है, आंदोलन करते रहे, किसानों का फायदा होता रहे, ये बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए। जहां तक अभी दो तथ्यात्मक बातें आ रही थी कि अरविंद शर्मा को कोई बंगला अलॉट किया गया है मुख्यमंत्री के बराबर में, ये तथ्यात्मक त्रुटि है। ऐसा कोई बंगला उन्हें मुख्यमंत्री के आवास के बगल में अलॉट नहीं किया गया है। और जहां तक इस कोरोना काल की बात है, तो कोरोना काल में लोगों से की नाराजगी योगी सरकार से बढ़ी है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि योगी सरकार ने जनता के हित में या कोरोना काल में कोई काम नहीं किया है। हम जब आंकड़ों की बात करते हैं, तो जिन आंकड़ों पर दूसरे दल इतराते हैं, जिन आंकड़ों पर भारतीय जनता पार्टी इतराती है, राजस्थान की सरकार इतरा रही है, जिन आंकड़ों पर मध्य प्रदेश सरकार इतरा रही है, जिन आंकड़ों पर केजरीवाल की सरकार इतरा रही है, उन्हीं आंकड़ों पर योगी आदित्यनाथ की सरकार भी इतरा रही है। तो आंकड़े या सर्टिफिकेट जो जारी किए जाते हैं, जिन संस्थाओं से जारी किए जाते हैं, या तो हम उन संस्थाओं की विश्वसनीयता पर सवाल उठाएं या फिर उन सर्टिफिकेट पर सवाल उठाएं। तो पक्ष की या विपक्ष की बात मैं नहीं कर रहा हूं, एक तथ्यात्मक बात कर रहा हूं कि आंकड़े तो सबके लिए बराबर होते हैं, सर्टिफिकेट सबके लिए बराबर होते हैं। अगर एक सर्टिफिकेट पर दूसरे दल की सरकार इतराती है, तो योगी सरकार को भी इतराने का हक होना ही चाहिए, स्वाभाविक रूप से। मैं ऐसा कहकर योगी सरकार की कोई पैरवी नहीं कर रहा, एक तथ्यात्मक बात रख रहा हूं कि बातें जब हो तो बहुत निष्पक्ष भाव में भी होनी चाहिए। हम किसी पर एडमेंट होकर बातें नहीं कर सकते, किसी को जदबद्ध या बुरा भला इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते कि हम इस भाव में बोलें कि हम कोई निकम्मे हैं, नालायक हैं, बेईमान है। इस तरह के शब्द किसी भी फोरम पर उचित नहीं लगा करते। तो शब्द संयम भी हम लोगों को रखना ही चाहिए, जो भी साथी हैं। एक मिनट रतिवान जी, बात संयम की या इसकी बात जो हो रही है, पॉलिटिकल जब एनालिसिस होती है और पॉलिटिशियंस की जो बात, हालांकि एक बात और कहूंगा कि आपने शायद अपने वीडियो को ऑफ कर रखा है। अगर वीडियो ऑन कीजिए तो आपका मूवमेंट भी दिखाई देगा, आपकी अभी सिर्फ आवाज आ रही है हम तक। लेकिन जब हम पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं और पॉलिटिक्स में जो लोग हैं, बात ये कही जाती है और पॉलिटिशियंस खुद भी बोलते हैं कि हमारी चमड़ी जो होती है वो मोटी होती है। तो जब पॉलिटिशियंस कहते हैं कि उनकी चमड़ी मोटी है,
तो फिर हमें ये कहने में क्या बुराई है कि हाँ आपकी चमड़ी, साहब आप ही तो कह रहे थे कि आपकी चमड़ी मोटी है, और अगर उनकी चमड़ी मोटी नहीं रहेगी तो वो पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर जैसे कहा जाता है, तो वैसे ही कहा जाता है कि एवरीथिंग इज फेयर इन पॉलिटिक्स। और वहां पे जब पॉलिटिकल एनालिसिस करेंगे, ठीक है भाषा की बात कहें, लेकिन आजकल जब कमीना टाइप का शब्द अगर खुलेआम यूज होता है, इस्तेमाल होता है, फिल्म बनती है, तो आप किसी को अगर और निकम्मा बोलते हैं तो उसमें क्या बुराई है? मुझे नहीं लगता कि इस मंच से अगर हमारे साथी निकम्मा जैसे वर्ड अगर बोलते हैं तो कोई तकलीफ होनी चाहिए, और ये इस्तेमाल अगर आप भी विपक्षियों के लिए करना चाहें तो कर सकते हैं, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। बात ये है, हालांकि ये शब्द और ये तमाम बातें चूंकि जयशंकर जी कह रहे थे, तो मैं सीधे अब जयशंकर जी के पास लेके आना चाहूंगा, बातों को अपनी बात रखेंगे। लेकिन यहाँ हम कोई आपको कोई बात पसंद आई या मुझे कोई बात पसंद नहीं आई, यहाँ ये मायने नहीं रखता। हम इस मंच पे बैठे हुए हैं एक पॉलिटिकल एनालिसिस करने के लिए और साथ साथ ये जानने के लिए कि हाँ कौन सा मंच, अगर आप एब्रप्टली किसान आंदोलन को खारिज कर सकते हैं तो हम यहाँ दिल्ली में बैठ करके और एनसीआर में बैठ करके और किसानों के गुस्से को देख करके जरूर कह सकते हैं कि किसान आंदोलन को खारिज नहीं किया जा सकता है। जिस मुजफ्फरनगर दंगे को आप याद कीजिए, उस दंगे के कारण हिंदू और मुसलमान और जाट के बीच में जो एक बड़ी खाई हो गई थी, वो खाई आज पट चुकी है, आज वो खाई भर चुकी है। वहां हिंदू मुसलमान धर्म जाति सब अलग हो चुका है, ये किसान है अकेला, और उसकी बात कैसे न की जाए, और उसका असर आज दिखाई नहीं दे रहा है, तो जरूर दिखाई देगा मैं कहूंगा। लेकिन सीधे चूंकि आपके सवालों का जवाब और कुछ बातें रख रहा था, आप जरूर चाहेंगे कि इसमें कुछ अपनी बात रखना, लेकिन आपके पास आऊंगा उससे पहले सीधे जयशंकर जी आपके पास आना चाहूंगा। आप कुछ तमाम बातों पे, चूंकि बात आपसे शुरू हुई है, तो आपको जरूर मैं चाहूंगा कि आप अपनी बात रखें। ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, हमने नकारा निकम्मा जो कहा तो योगी आदित्यनाथ की सरकार के लिए कहा, मोदी की सरकार के लिए कहा, उतना ही विपक्ष के लिए भी कहा कि विपक्ष भी नकारा और निकम्मा है, ऐसी कोई बात नहीं है। और दूसरी बात, प्रतिभान जो है जी, क्या आप लखनऊ में बैठ ज्यादा बेहतर जानते होंगे, लेकिन जो आंकड़ों का माया जाल है, दिल्ली की जमुना में कोई लाश तैरती हुई नहीं मिली है, जमुना के खादर में कोई लाश गड़ी हुई नहीं मिली है, राजस्थान के किसी नदी में कोई लाश तैरती हुई नहीं मिली है, किसी और राज्य में जिसको आप कह सकते होंगे वहां पर भी कोई ऐसी लाश नहीं मिली हुई है। दैनिक भास्कर ने गुजरात का एक सर्वे बताया कि 71 दिनों में 1,23,000 मृत्यु के सर्टिफिकेट जारी हुए और सरकार ने कहा 4,000 लोग मरे। अब 1,23,000 लोग जो मृत्यु सर्टिफिकेट जारी हुए, यूजुअली हर साल जो जारी होते थे 40-50 हजार जारी होते थे, तो अगर 40-50 हजार को किन्हीं अन्य कारणों से मौत मान लिया जाए तो बाकी 70,000 जो लोग मरे थे वो क्या कोरोना से नहीं मरे थे? ये तो मैं खुद भी कह रहा हूँ कि कोरोना से मौतें ज्यादा हुई हैं, बतारी कम गई है। ये केवल किसी भी राज्य में ऐसा हुआ नहीं, आप जो जस्टिफाई कर रहे थे कि जब यूपी को भी ऐसे ही इतराने का हक है जैसे दिल्ली वाले इतरा रहे हैं, दिल्ली में मैंने कहा ना, अरे भाई आंकड़े तो वही कर रहा हूं ना कि दिल्ली में कोई भी लाश यमुना नदी में नहीं मिली है तैरते हुए। जिस तरह से उन्नाव से लेकर के बलिया और गाजीपुर तक और बक्सर तक, सिताब दियारा तक जो पुल से फेंक दिया उठा करके लाशों को एम्बुलेंस से, ये घटनाएं दिल्ली में नहीं मिली, ये घटनाएं महाराष्ट्र में नहीं मिली। आंकड़े तो ठीक है, आंकड़े अपने ढंग से करते हैं लोग, होता ही होगा, लेकिन अगर आंकड़े तैयारी नहीं करेंगे आप तो फिर उसका क्या मतलब है? आप अगर टेस्ट नहीं कराएंगे और कहेंगे कि हमारे यहाँ तो केसेज ही खत्म हो गए। दिल्ली वाले रोज बताते हैं कि हमारे यहाँ 70,000 टेस्ट हुए हैं, आज 1,500 केसेज रह गए। उत्तर प्रदेश क्यों नहीं बताती है सरकार की यहाँ इतने लाख है, इतने हजार, जितनी आबादी को उसके अनुपात में कितने हुए? क्या वजह है? जब योगी आदित्यनाथ बार बार झूठ बोल रहे थे कि साहब हमारे ऑक्सीजन की कमी नहीं है, और लोग नोएडा से लेकर के बलिया तक ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ रहे थे। इस पे शर्म नहीं आनी चाहिए। इसके लिए अगर हम निकम्मा नकारा नहीं, किसी और भी कोई खराब शब्द होगा वो भी हम इस्तेमाल करेंगे। एक राज्य का मुख्यमंत्री, इतने बड़े राज्य का मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री बनने का सपना पाले हुए है, वो अपने राज्य के लोगों से झूठ बोल रहा है, बोल रहा है कि ऑक्सीजन का कोई अभाव नहीं है, कोई कमी नहीं है, और लोग ऑक्सीजन के लिए लाइनें लग रही हैं। लखनऊ की बात है, लखनऊ में लोगों ने दम तोड़ा है ऑक्सीजन के अभाव में, नोएडा में तोड़ा है।
अन्नूलाल मिश्रा के परिवार के लोग गए, सही हुए, यही दिल्ली में आकर मरे, उनको उनकी देखभाल नहीं कर सके लोग। तो ऐसा नहीं है। और एक एक गांव से जो मर गए हैं लोग, उन्नाव में जैसे जिस गांव की बात कह रहे हो, अभी ग्रेटर नोएडा के हम गांव, अभी मैं निकलेगा तो मैं निकाल कर दिखा सकता हूं मैं कि पूरे गांव में 70-80 लोग एक गांव में मरे। ये आंकड़े कहीं शामिल होंगे कि नहीं किसी आंकड़े? देखिए, आप आंकड़ों का बाजीगरी करते रहिए, खेल दिखाते रहिए, और दिल्ली से बहाना नहीं चलेगा। क्योंकि अगर दिल्ली की यमुना में भी लाशें तैर रही होती तो हम कहते कि केजरीवाल सरकार ने भी या उद्धव ठाकरे की सरकार ने भी गलत किया कि समुद्र में बहुत सारी लाशें तैर रही हैं। मतलब राजनीतिक बेईमानी का कोई हद होता है क्या? एक हमारा प्रधानमंत्री जो है वो जाता है वहां पे, जब तूफान आता है तो महाराष्ट्र में नहीं जाता है, बंगाल और उड़ीसा में तबाही जितने बड़े पैमाने पर हुई है समझ में नहीं आ रहा कि हो गई है क्या? इस तरह का बेईमानी कि तुम मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हो, चुनाव लड़ते हो बनारस से, और बनारस के लोगों से वीडियो कॉल करते हो, बनारस के लोग शमशान घाटों पे चिता जलाने की जगह नहीं मिल रही है, लाइनें लग रही हैं। हमारे मऊ जिले में दोहरी घाट के पास करलगंज में बताते थे लोग कि 8-8 घंटे 10-10 घंटे की कतार लग रही है, लाइन लग रही है तो जलाने के लिए, और आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, आंकड़ों का खेल समझा रहे हैं हमको। तो ऐसा नहीं चलेगा भाई, सीधी सी बात है। और किसानों की बात जो कर रहे हैं, ठीक है, आप खुश हो लीजिए, आप किसानों के लिए डीएपी का रेट पहले क्या था, आज कितना हो गया, खाद का दाम कितना हो गया, बिजली का रेट पूरे हिंदुस्तान में जितना अधिक उत्तर प्रदेश में है, कहीं और है क्या? जो बिजली का बिल जो आता है उत्तर प्रदेश में, वो बिल और कहीं होता है क्या? कहा था 24 घंटे हम गांव में 22 घंटे 20 घंटे बिजली देंगे, कितने घंटे बिजली दे रहे हैं? कितने लोगों को रोजगार दे दिया आपने? कौन सी नई योजना की? झूठ फरेब जो अखिलेश यादव ने बनाया मेट्रो रेल, उसको आपने उद्घाटन कर दिया, फीता काट दिया, हमने बनाया। जो सड़क उन्होंने बनाया था आगरा से लेकर लखनऊ तक, उसका अपने नाम से कि हाँ हमने किया है, और दूसरे का बेटा, आप तो शादीशुदा है नहीं, आप दूसरे का बेटा करिए, हमारा बेटा है। इस तरह से सरकार चलती है क्या? कोई भी एक काम, मतलब जिस जेल में आपकी सारी सुरक्षा है, चित्रकूट जैसा जेल जो सबसे सुरक्षित और सबसे माना जाता है, उसमें रिवॉल्वर कैसे, पिस्तौल कैसे चली गई भाई? कौन पिस्तौल पहुंचाया? आज तक जांच हुई, उसका कुछ पता लगा? जेल में कोई सुरक्षित नहीं है, अपराधियों की हत्या आप वहां से कर दे रहे हैं, तो आप सीधे गोली मरवा दिए, सड़क पे चलते हुए ऐसे मरवाते चलाइए, क्या दिक्कत है? लेकिन उसके बावजूद अगर ये होता कि अपराध थम गए हैं, बच्चियों के साथ बलात्कार की खत्म हो गई हैं, तो हम मान लेते कि हाँ साहब ठीक है, चलो अपराधियों का सब खाया हो रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन अपराध तो बढ़ रहे हैं। कुलदीप सिंह सेंगर जो है वो बलात्कारी है, और उसकी पत्नी को आपने टिकट दे दिया साहब जिला पंचायत का, शर्म नहीं आई? जब विरोध हुआ तब आपने उसका टिकट रद्द कराया। अभी हमने बताया सतीश द्विवेदी के बारे में, अभी आज ही कोई प्रकरण आया है कि कितने रुपए की जमीन थी और कितने रुपए में खरीद लिया भाई साहब ने। मतलब जीरो टॉलरेंस वाली बात जो है भ्रष्टाचार के बारे में, कि इतना भ्रष्ट सरकार मायावती के समय में भी नहीं थी, अखिलेश के समय में भी, जो भ्रष्टाचार इस सरकार में चल रहा है, नोएडा से लेकर के बलिया बागपत सब आपको गवाही दे देगा। ऐसी बातें कर रहे हैं आप। सवाल ये नहीं है। अब किसान आंदोलन को खारिज करने की बात, ठीक है, किसान आंदोलन ने दिखा दिया ना, भाई पश्चिम उत्तर प्रदेश में जहां बहुत आप अपने को ये मान रहे थे, पंचायतों के चुनाव में क्या हो गया, अच्छा हो गए, तीसरे नंबर पे चले गए। पूरे उत्तर प्रदेश में जो हालत हुई है वो आपको पता ही है। तो किसानों की नाराजगी, युवाओं की नाराजगी, दलितों की नाराजगी, पिछड़ों की, महिलाओं की नाराजगी, सबकी नाराजगी कहां लेकर जाएंगे आप? सवाल यह है कि आप जो पास एक ही आपके पास है हिंदू मुसलमान, लेकिन मरने वाले, जैसे अभी बता रहे थे आप हिंदू ना, कि मरने वाले हिंदू हैं। पताका या पीले पत्ता लगा करके कोई मुसलमान रेत में अपनी लाश को वहां नहीं गाड़ता है, कोई पारसी वहां नहीं छोड़ता है। तो मरे हुए हिंदू हैं, हिंदुओं की रक्षा आप नहीं कर सके, उनको आप ऑक्सीजन नहीं दे सके, उनको सिर्फ राम नाम ही थमा दिया आपने। कौन सा एक हॉस्पिटल का नाम बता दीजिए उत्तर प्रदेश में जो आदित्यनाथ की सरकार ने बनवाया है, 4 साल पूरे हो गई है, 5 साल नरेंद्र मोदी की सरकार हो गई है। एक हॉस्पिटल बड़ा सा, एक मेडिकल कॉलेज, एक आईटी, एक यूनिवर्सिटी बता दीजिए जो खोला हो। गोरखपुर में लोग बच्चे दम तोड़ते रहे भैया ऑक्सीजन से, वहां भी तो इस बार आप ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाए। बड़हलगंज तो गोरखपुर में ही है। कौन सा काम था? कोई एक काम आप बता दें कि जिससे आम जनता को फायदा हुआ हो। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसा कुछ किया, इसलिए ऐसा नहीं है। तो नाराजगी बढ़ रही है, गुस्सा बढ़ रहा है। हाँ, अभी भी समय है, अगर चाहें आप कुछ कर सकते हैं, विपक्ष के निकम्मेपन का फायदा उठाएं,
अपना कुछ करे। ठीक है, योगी आदित्यनाथ ने कुछ काम, जैसे आपने कहा ना कि पूरे उत्तर प्रदेश के दौरा किया उन्होंने, बहुत अच्छी बात किया। बल्कि एक मामले में उनका समर्थन करता हूँ, एक अंधविश्वासी लोगों ने जो अंधविश्वास फैलाया हुआ था कि जो मुख्यमंत्री नोएडा आता है वो अगली बार नहीं बनता है, वो चला जाता है, वहां जाने के बाद नहीं चला जाता। आदित्यनाथ 2-3 बार नोएडा है, ये बातें अंधविश्वास को उन्होंने चोट किया, समझ में आता है। लेकिन बाकी अब जैसे गोरखपुर में गौशालाओं के बारे में जो निकल के आ रहा है, लखनऊ के बारे में आ रहा है, गौशाला में, अयोध्या के बारे में, अयोध्या के बारे में कितनी गायें वहां मरी पड़ी हुई हैं, कोई देखने वाला नहीं है। क्या हो क्या रहा है? मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर बनाने से काम चल जाएगा क्या? कितने मंदिर बनाएंगे? बना लीजिए, 50 बना लीजिए, आप इलाहाबाद को प्रयागराज कर दीजिए, दारागंज को हम नाइजीरिया बना देंगे क्या? दारागंज में जो बगल में रेत में लाशें तैर रही थी या जमीन में गड़ी हुई थी, तो ये मूर्ख औरत जो है, क्या नाम है, खंगरा राव रानावत जो है, कह रही कि नहीं, तो नाइजीरिया का फुटेज है, नाइजीरिया की तस्वीरें। ये सब करने का मतलब नहीं है। सीधी सी बात यह है कि आप कोरोना मामले में फेल हुए। कोरोना को क्योंकि वाहवाही तो खूब लूट लिया आपने। आज भी आ रहा है कि अभी टीका कितने लोगों का लगा उत्तर प्रदेश में, उस मामले में भी पिछड़े हुए हैं। तो किसी भी लेवल पर अगर लगे कि हाँ ठीक है, योगी जी अच्छे हैं, ठीक है, उनका व्यक्तिगत अपना होगा, ठीक है, लोगों से रखते हैं, राबता साबता बना के रखते हैं, अच्छी बात है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सरकार कर क्या रही है, ये तो लोग देखना चाहेंगे, जानना चाहेंगे ना। बार बार सरकार बोलती रही साहब किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी, लागत मूल्य का 1.5 गुना लागू हो जाएगा, लागत लगातार बढ़ती चली जा रही है, बिजली का रेट आप बढ़ा दे रहे हैं, खाद का दाम आप बढ़ा दे रहे हैं, रासायनिक का दाम आप बढ़ा दे रहे हैं, और किसान की फसल का दाम आप जैसे आप तो समझते होंगे चीजों को। तो इसलिए ऐसा नहीं है, यही है कि अभी 1 साल का समय है, चुनाव होगा, चुनाव में स्थितियां बनेगी। एक सबसे बड़ा इनके लिए प्लस पॉइंट यही है कि अपोजिशन का बिखराव है। कांग्रेस में कुछ लोग हवा भर रहे हैं प्रियंका गांधी में कि ठीक है जी, अकेले दम पे लड़के देख लेंगे। मायावती को अलग कर ही दिया है, अखिलेश अलग हो ही गए हैं, तो तीनों अगर अलग अलग लड़ेंगे तो हमको मालूम है ना, हम तो देखा, हमने 1974 तक का खुद यूपी देखा है। उस समय कांग्रेस के मुकाबले सब पार्टियां अलग अलग लड़ जाती थी और 30-34% वोट पा करके कांग्रेस जो है सत्तारूढ़ हो जाती थी। तो एक लाभ ये मिल सकता है कि चूंकि अपोजिशन का बिखराव होगा, लेकिन वही है कि अपोजिशन के बिखराव को भी अगर जनता तय कर लेगी कि अब हमको इस आदमी को या इस पार्टी की सरकार को पसंद नहीं करना है, तो जैसे पश्चिम बंगाल में था, लेफ्ट और कांग्रेस थी ना, उसको लोगों ने छोड़ दिया, एकदम जीरो पे लगा दिया और ममता बनर्जी को चुन लिया। तो ऐसी स्थितियां भी बन सकती हैं अगर लोग, जनता खुद ही विकल्प चुन लेगी, जनता को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जनता के सामने जब चुनने को आएगा तो देखेगी कि भाई इस आदमी ने हिंदुत्व का नारा दिया था, इस आदमी ने मंदिर बनाने की बात कही थी, लेकिन जब हमारे लोग मर रहे थे, जब ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे, तो इसने हमारे हिंदुओं के लिए कुछ नहीं किया। तो ये सवाल तो लोग करेंगे, लाशें भी पूछेंगे कि भाई हमको इस तरह से क्यों फेंकवा दिया। हिंदू धर्म की माइथोलॉजी में है कि साहब क्षितिजल पावर गगन समीरा पंचतत्व मिले बने शरीरा, जब निधन के बाद आत्मा की शुद्धि के लिए उसका एक क्रियाकर्म होता है, अंत्येष्टि होती है। कौन सा हिंदू माइथोलॉजी में लिखा है, कौन सा इसमें लिखा है कि लाशों को नदी में तैरा दो और रेत में गाड़ दो? भाई ये लोग हिंदू नहीं है क्या? तो इसलिए ऐसा नहीं है, मतलब देखने वाली बात है। अब ठीक है, आगे होगा, अभी बहुत गंगा जमुना और इसमें पानी, सरजू घाघरा में बहुत पानी बहेगा, बहुत चलेगा, बहुत सारी बातें आएंगी, बहुत सारी चीजें होंगी। और लेकिन यह है कि किसान आंदोलन को आप खारिज नहीं कर सकते, मजा ले सकते हैं आप कि ठीक है किसानों, हम भी चाहते हैं कि भाई किसान आंदोलन के चलते अगर किसानों का कुछ भला हो, लेकिन अभी तक तो कुछ भला दिखाई तो दे नहीं रहा है। जी बिल्कुल अपनी बात आपने रखी और ओवरऑल यही है कि किसान आंदोलन हो चाहे तमाम बातें, इस मंच पे हम बात वही करते हैं जो देखिए योजनाएं हैं सरकार की, कुछ अच्छी योजनाएं, अच्छे काम अगर हुए हैं तो वो हम बात जरूर रखेंगे। लेकिन अगर इस मंच पे हम सारी वही बातें रखें और घुमा फिरा करके यही करने की कोशिश करें कि नहीं सरकार जो है, चाहे आप एक बात मैं आपको कहूं, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार वहां है और वहां भूपेश बघेल की सरकार क्या कर रही है
इसकी चर्चा और बहुत अच्छा कर रही है यही कहते रहें और तभी पत्रकारिता होगी, ये नहीं। वहां कांग्रेस की है, वहां की भी हम वैसे ही खाल उधेड़ेंगे जैसे हम यहां उत्तर प्रदेश की उधेड़ते हैं। राजस्थान में गहलोत की सरकार है, उनकी खाल वैसे ही उधेड़ेंगे जैसे उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड या मध्य प्रदेश में उधेड़ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पत्रकारिता का काम ही यही है कि आप जो गलत हो रहा है उसके बारे में सामने दिखाइए, योजनाओं में गलतियां हैं वो बताइए। अगर किसान आंदोलित हैं तो ये हम ना बताएं तो फिर ये हमारी मूर्खता होगी। अगर किसान यहां पे कौन किसान है और कौन नहीं है अगर हम अपनी आंखों से देख रहे हैं और ये आप कहें कि नहीं जी ये जो किसान है, मैं आपसे मतलब रतिभान जी आपको नहीं कह रहा हूं, आपसे मतलब ये एक पूरे के पूरे एक समाज के लिए और जो सुनने वाले दूसरे जो सुनना चाहते हैं उनके लिए कह रहा हूं कि आप अगर यही कहें, यही चाहें कि नहीं वो बात उनकी बातों में हम अपनी मतलब बात को साथ साथ रखें कि हाँ ये आतंकवादी हैं, ये तालिबानी हैं या इनको पैसा कहीं और से मिल रहा है, ये बातें तो चलिए हमारा काम है। अगर कहीं बात आती है कि ये तालिबानी है तो चलिए हम पता करते हैं कि क्या सचमुच ये तालिबानी है। अगर कहीं बात आती है कि नहीं इनकी फंडिंग बाहर से हो रही है तो ये जरूर हम पता करें कि क्या सच में बाहर से फंडिंग हो रही है, ये आंदोलन कितना मजबूत है, इस आंदोलन में कहां से पैसा आ रहा है, ये आंदोलन इस आंदोलन में क्या गांव के लोग हैं, गरीब लोग हैं, गरीब किसान भी जुड़े हैं या नहीं है, क्या सिर्फ ट्रैक्टर वाले लोग ही हैं। ये तमाम बातें यहां समझनी होगी और इन बातों को समझना समझाना, चाहे योगी आदित्यनाथ सरकार की बात अगर हम कर रहे हैं, कोरोना काल में योगी आदित्यनाथ की सरकार बैकफुट पे है तो है, और न सिर्फ उत्तर प्रदेश की सरकार। यहां हमारे कुछ साथी और उषा परगनिया ने लिखा भी है कि बिहार में भी हमने देखा लाशें गंगा में तैर रही थी, हमने मध्य प्रदेश की नदियों में भी देखा लाशें तैर रही थी। लेकिन क्या ये एक संयोग है कि उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में बीजेपी की मिली हुई सरकार है? ये क्या संयोग है? तो बात तो होगी ही। अगर बस्तर के आदिवासी छत्तीसगढ़ में आज आंदोलित हैं तो बस्तर के आदिवासियों की बात अगर हम न उठाएं और कहें कि नहीं भूपेश बघेल सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है तो फिर हम पत्रकारिता के लायक नहीं होंगे। अगर वही छत्तीसगढ़ में अगर कुछ माइंस को अगर दे दिया जाए अदानी को और ये बात अगर हम ना करें तो फिर हम पत्रकारिता के लायक नहीं हैं। अगर आप अंबानी के साथ, अदानी के साथ हाथ मिला रहे हैं भूपेश बघेल जी तो ये बात तो उठेगी ही। अगर आप आदिवासियों के नाम पे वो प्रदेश आदिवासियों का प्रदेश है और उनका अगर दोहन हो रहा है, शोषण हो रहा है तो बात तो हम करेंगे ही। झारखंड में अगर हेमंत सोरेन की सरकार है और वहां आदिवासियों के साथ शोषण दोहन की बात आएगी तो उसकी बात तो उठेगी ही। और वहां फिर बात ये नहीं होगी कि ये लोग जो बैठे हुए हैं सब मिलकर के और बीजेपी को कोसते रहते हैं, प्रधानमंत्री को कोसते रहते हैं और कोई दूसरा काम नहीं है। ऐसा नहीं है। कल को विपक्ष की सरकार आएगी, उनकी बात भी करेंगे, ऐसी डंके की चोट पे करेंगे। अभी 2 दिन पहले भी कह रहे थे अगर राहुल गांधी की सरकार आती है या किसी भी की या सपा की सरकार आती है, जिसकी भी सरकार आए या ममता बनर्जी की सरकार आए तो बात तो होगी। ममता बनर्जी अगर कहीं गलतियां करेंगी तो होगी। ममता बनर्जी को जाके सीबीआई दफ्तर में धरना नहीं देना चाहिए था। ये बिल्कुल सही है कि अगर सीबीआई वाले लोग आपके मंत्रियों को उठा के ले गए तो आप मुख्यमंत्री होने के नाते आप क्यों गए धरना प्रदर्शन करने के लिए? ये एक मुख्यमंत्री के योग्य नहीं है। तो ये बात तो हम करेंगे। तो इसीलिए बहुत सारी बातें हैं और मुझे लगता है कि ये बातें इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि एक इस बात को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम पत्रकारिता जो करते हैं वो उस ढंग से करते हैं जहां एक सामने एक आईना दिखाया जाए, एक रूपरेखा तैयार की जाए और हमारे से हम पत्रकारों से जो एक समाज जो चाहता है वो हम दे पाएं, यही करने की कोशिश करते हैं। बहुत खुल करके भी बोलने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत सारे तमाम साथी लगातार लिख भी रहे हैं, अपनी अपनी बातें रख रहे हैं और आप लोग भी जैसे दीपक बसरानी हम लगातार लिख रहे हैं, तस्लीम खान हैं, सफाउद्दीन खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कोहिनूर हक हमारे साथ में हैं। तो तमाम साथी लगातार कमेंट भी कर रहे हैं। लेकिन वक्त बहुत हो चुका है, लगभग 1.25 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। उत्तर प्रदेश सुर्खियों में रहेगा आने वाले समय में लगातार और इस पर चर्चा बनी रहेगी। हम लोग चर्चा करेंगे। रतिभान जी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ते रहेंगे, इनकी बातें और खासकर रतिभान जी चूंकि वहां हैं लखनऊ में क्या कुछ चल रहा है ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन इनसे अच्छा और कोई नहीं दे सकता है और एक मजे हुए पत्रकार हैं रतिभान जी। तो
इनके जो अनुभव हैं उसको भी आप तक साझा करना हमारा फर्ज बनता है। हमारे साथी हैं, काफ़ी लंबे वक्त से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए भी, और लगातार आने वाले समय में हम रतिभान जी आपके विचारों से अपने दोस्त साथियों और शुभचिंतकों जो हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारे दर्शक, उनको भी अवगत कराते रहेंगे। और साथ में जयशंकर जी जैसा अपने बेबाक अंदाज में अपनी बातें रखते हैं वो रखते रहेंगे, और अमलेंदु जी का अपना अंदाज है, इनकी बातें होती हैं। उसके अलावा हमारे तमाम दूसरे साथी भी, पैनलिस्ट दूसरे भी लगातार जुड़ते हैं। आप जानते हैं एक लंबी फहरिस्त है पैनलिस्टों की, और वो समय समय पे सब अपनी अपनी अपने हिसाब से आते हैं, अपनी बातें रखते हैं। तो दोस्तों, आज बस अब कार्यक्रम को समाप्त करने की इजाजत दीजिए। मैं सबसे पहले रतिभान जी आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने चर्चा के लिए वक्त निकाला, और जयशंकर जी आपने चर्चा के लिए बहुत व्यस्त थे, बाद में आए, जुड़े, लेकिन आपने भी चर्चा के लिए वक्त निकाला, आपको बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद अमलेंदु जी आपको भी कि आपने भी चर्चा के लिए वक्त निकाला और इस चर्चा में आप लोग बने रहे। और लगातार हमारे साथी भी जुड़े हुए हैं, बातें कर रहे हैं। सच तो है हैंडल से भी लिख रहे हैं, सीमा खातून भी हैं, मुन्ना फरादी भी हमारे साथ हैं, दीपक बसरानी लगातार बने हुए हैं हमारे साथ में, आफसा खां लगातार बनी हुई हैं, तमाम साथी जो बने हुए हैं, असलम चिश्ती लगातार बने रहे, राहुल गांधी जिंदाबाद, ये समीम अंसारी हैं जो सऊदी से जुड़ते हैं हमारे साथ, मोहम्मद अशरफ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो तमाम साथी जो जुड़े रहे, आप सबको बहुत धन्यवाद कि आप लोग जुड़े रहे, इस कार्यक्रम को आपने सुना, और विचारों का आदान प्रदान, और उसमें आपके विचारों से मैं सहमत न हूं, हमारी विचारों से आप सहमत न होइए, ये एक अलग बात है, लेकिन तथ्यों के साथ हम अपनी बातों को रखें, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। और इस कार्यक्रम में हम वही करने की कोशिश करते हैं कि तथ्य आपके सामने हम पेश करें, और जो सरकारें जहां अगर गलतियां करेंगी तो उसकी बात हम करेंगे। और ये डंके की चोट पे हम कहते हैं कि अगर वो बात हम ना करें, उनकी बातें आप तक ना पहुंचाएं, तो फिर पत्रकारिता हमें छोड़ देनी चाहिए। लेकिन हम चाहते हैं कि हम पत्रकारिता करें और आप लोगों के बीच रोज आएं। तो कल शाम 7 बजे फिर से आप लोगों का इंतजार रहेगा दोस्तों। तब तक हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।